नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 2 दिन पहले भारत सरकार ने टूरिस्ट गाइड्स के लिए एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ऐसा मानते हैं कि नाम भले ही इसका रिलीफ पैकेज हो, लेकिन यह एक लोन पैकेज से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इस पैकेज में 1 लाख रुपए तक का लोन टूरिस्ट गाइड्स के लिए और 10 लाख रुपए तक का लोन ट्रैवल एजेंट्स के लिए ऑफर कर रही है भारत सरकार। 5 लाख जो पहले टूरिस्ट आएंगे विदेशों से भारत में, उन टूरिस्ट के लिए भारत सरकार फ्री वीजा उपलब्ध कराएगी। तो जो वीजा फीस लगती थी वो उसको वेव ऑफ किया जाएगा। इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कंसर्न्स हमें व्यक्त किए हैं। इस पूरे मुद्दे को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा गाइड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और गाइड की सबसे बड़ी जो एपेक्स बॉडी है भारत में, टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया, TGFI, उसके एक धड़े के प्रेसिडेंट हैं श्री संजय शर्मा जी। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खुद भी 20 वर्ष से ज्यादा का उनके पास गाइडिंग का अनुभव है। इसके अलावा उन्होंने खुद भी ट्रैवल एजेंसी वो चलाया करते थे। कोविड से पहले तक उनकी खुद की एजेंसी हुआ करती थी। तो वो एजेंट से जुड़े मामले भी समझते हैं और गाइड से जुड़े हुए मामले तो खैर वो जानते ही हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से वो गाइड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। बहुत बड़े समय से गाइड वेलफेयर से जुड़े हुए हैं। चाहे कोई भी राजनीतिक मंच हो या पर्यटन मंत्रालय हो, वो हर उस जगह पर मौजूद होते हैं जहां पर की गाइड्स को रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होती है। तो संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे ही इस पूरे मुद्दे पर ठीक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार क्या ऑफर कर रही है और वो भारत सरकार से क्या ज्यादा उम्मीदें इस मामले में करते हैं। संजय शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर। Thank you very much, Dharamveer, and I commend you on your efforts, even as being an RLG, where you've been taking a lot of pain in bringing up the issues in front of the national front and as well as international front. मेरा जो मानना है, भारत सरकार ने जो भी घोषणा करी, हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो भी घोषणा करी, मैं उनको एक वास्तविकता बताना चाहता हूँ। और वो वास्तविकता ये है, मैं खुद उसमें आता हूँ, मेरी भी गिनती उन्हीं में है। हम कई गाइड कुलीग्स ने पिछले 5 साल से 10 साल से ऑलरेडी बैंक से लोन ले रखे हैं। मैं एज ए ट्रैवल एजेंट, मैंने अपनी गाड़ियों के ऊपर लोन ले रखा है। कई भाइयों ने अपने फ्लैट लिए हैं, मकान लिए हैं, उनके ऊपर लोन ले रखा है। उससे ज्यादा गंभीर बात यह है कि कई ऐसे यंग गाइड्स हैं जिनके बच्चे इस समय करियर मेकिंग पॉइंट पे हैं। उन्होंने अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर लोन लिया हुआ है। लोन एक नॉर्मल परसेंटेज का लोन 8%, किसी का 8.25%, किसी का 8.5%, जो भी है। अब सरकार ने जो लोन की घोषणा करी है, मैं इस बात का वेलकम करता, मैं इस बात का स्वागत करता अगर वो इसको एक कॉम्पनसेशन के रूप में अनाउंस करते, चाहे वो अमाउंट 50,000 होता या 1 लाख रुपया होता। हमने इस संदर्भ में फाइनेंस मिनिस्ट्री को, पर्यटन मंत्रालय को, यहाँ तक कि अपने माननीय लौह पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी इस बारे में अपनी गुहार करी, पत्र लिखे, बट दुर्भाग्यवश हमें वहां से कोई भी जवाब नहीं मिला। अब जहां तक इस बात की घोषणा आती है, मेरा अपना बिल्कुल एक फर्म बिलीफ है, मगर यदि मैंने एक 10 लाख रुपए का लोन, मैं इसको उदाहरण के तौर पे ऐसे रख, 10 लाख रुपए का लोन मैंने ऑलरेडी ले रखा है, जिसकी कि मैं EMI 18 से 20,000 रुपए महीने की भर रहा हूं। अब मैं एक लोन और ले लूं जो सरकार बड़ी दयावान होकर हमारे ऊपर दे रही है, और मैं अपने, इसका मतलब ये हुआ सीधे सीधे कि मुझे उस EMI को भरने में ही इतनी कठिनाई आ रही है पिछले 1.5 साल से 2 साल से। मैं अगर ये कहूं, कितने मेरे गाइड कुलीग्स हैं जो अपनी मेडिकल इंश्योरेंसेस की पॉलिसीज नहीं भर पाए, जो अपनी LIC की पॉलिसीज नहीं भर पा रहे हैं। अब वो ये लोन लेके अपने कंधों पे और एक भार ले लें। यदि ये अगर लोन की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ 1 लाख का अमाउंट आज के टाइम में, 1 लाख रुपए की राशि इज पीनट्स। या तो कॉम्पेंसेशन हो, और अगर लोन है तो कम से कम 5 लाख रुपए का हो, जिसका कम से कम 2 साल इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए, ताकि कोई भी
एक मध्यम वर्ग का गाइड जो एक मध्यम वर्ग को बिलोंग करता है, वो इस पीरियड में अपने आप को किसी भी रूप में कहीं किसी व्यवसाय में, बिजनेस में सेट कर सके, और 2 साल के अंदर वो इस स्थिति पे आ सकता है कि 2 साल के बाद सरकार चाहे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के लोन की रीपे करना शुरू कर दे। हो सकता है वो मेरा मानना ये है कि ये मुमकिन है कि वो इस पोजीशन में आ सकता है, लेकिन ये अभी मुझे नहीं लगता कोई भी गाइड इस पोजीशन में है कि वो इस लोन को वेलकम करे। मैं खुद भी उसी में आता हूं, जबकि मैं 35 साल इस इंडस्ट्री में बिता चुका हूं। मुझे नहीं लगता मुझे 1 लाख रुपए लोन लेने की आवश्यकता पड़ेगी सरकार से। तो ये शर्मा जी, कहीं लगता है कि भारत सरकार ने कहीं से एक कहें तो गाइड्स के लिए एक इंसल्टिंग इनिशिएटिव लिया है, जो जिस हिसाब से लग रहा है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये एक इंसल्टिंग इनिशिएटिव है, बट हाँ, उनके इस अनाउंसमेंट, इस जो घोषणा उन्होंने की, इससे पीड़ा जरूर हुई, इससे कष्ट जरूर, हमारा कष्ट बढ़ेगा, हमारी पीड़ा को उन्होंने और बढ़ा दिया ये कह के। मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ, हर बात को एक पॉजिटिव साइड में सोचना चाहता हूँ, लेकिन जो भी मैं आपसे आज बयां कर रहा हूँ वो एक ऐसा कटु सत्य है, एक ऐसी वास्तविकता है, क्योंकि मैंने खुद अपने कुलीग्स के यहाँ जाके उनकी उस पीड़ा को देखा है। खजुराहो में एक यंग गाइड है जिसके, अभी आपको भी मालूम होगा धर्मवीर जी, उस यंग गाइड की जिसकी करीब शायद 34 साल की उम्र, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, 6 साल के, 8 साल की 2 बिटियां हैं। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है परिवार में, कहां से वो करें? तो कॉम्पेंसेशन के तौर पे भी मेरा आपके माध्यम से, धर्मवीर के माध्यम से, अपने प्रधानमंत्री को, अपने वित्त मंत्री को, अपने केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को एक बार फिर मैं इस बात की हाथ जोड़ के एक प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर सबको नहीं तो कम से कम मेरे उन गाइड भाइयों को जिनके घर में ये त्रासदी हुई है, जिनके घर में वो खुद स्वर्गवासी हो गए या उनके घर के अपने और लोग स्वर्गवासी हो गए, और जिनके पास रोटी जुटाने के पैसे नहीं है, कम से कम उनको ही कॉम्पनसेशन दे दें। यदि वो 3,500 रीजनल लेवल गाइड्स को कॉम्पनसेट नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें तो कर दें, जो इस समय बहुत ही मुश्किलान के दौर से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, आप करेक्ट बात कह रहे हैं, लेकिन क्या पिछले 1 वर्ष और 1.5 वर्ष का जो पीरियड रहा है भारत सरकार का, खास तौर से जो कोविड पैंडेमिक जब से आई है, तब से अगर आप उनका पूरा एटीट्यूड देखें, तो कहीं किसी किसी स्तर पर आपको लगता है कि भारत सरकार इतनी सेंसिटिव है टुवर्ड्स द टूरिस्ट गाइड एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन इंडिया, that they will take a measure to resolve the issues of the tourist guides? देखिए, इस आपके इस प्रश्न पे मेरा मानना जो है और जो मैं कहना चाहूंगा वो ये, भारत एक बहुत बड़ा देश है। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सरकार कोई भी हो, किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने में भारत जैसे देश में इतना आसान नहीं है। हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है। सरकार कोई भी हो, सिर्फ सरकार को क्रिटिसाइज कर देना कोई विकल्प या कोई उपाय नहीं है। हर सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये करती है, मगर जैसे मैंने कहा, हाँ, हो सकता है कि ये चीजें जैसे कि वैक्सीनेशन ड्राइव को लेके और इसके प्रचार को लेके सरकार ने अपना संभव पूरा प्रयास भी किया, लेकिन शायद वो पर्याप्त रूप में नहीं हो पाया। हो सकता है इसकी तैयारी हमें और बेहतर तरीके से करनी चाहिए थी, जैसे कि और देशों ने वैक्सीनेशन के ड्राइव को लेके या स्वच्छता के ड्राइव को लेके या जो भी उन्होंने पॉलिसीज, मास्क पहनी है, ये करी है, इनको एनफोर्स करने के लिए बहुत ही सख्त कदम उठाए, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो लोग इस आपदा से बाहर आ गए काफी हद तक। हम लोग, हमारे यहाँ ये आपदा और ज्यादा गहरा गई, क्योंकि यहाँ के निवासी जनसंख्या जितनी भी है, लोग, आम आदमी भी उस चीज को सीरियसली नहीं ले रहा था, इतनी ज्यादा गहराई से नहीं समझ रहा था। उन्होंने सोचा लास्ट ईयर ये आया कोविड पेंडेमिक, अब चला गया। तो मैं सिर्फ इस चीज के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ, यहाँ के नागरिक को भी अपनी जिम्मेदारी उनसे ज्यादा बढ़कर निभानी जरूरी है। वो भी इस चीज को समझें। सारे कानून होने के बाद भी लोग बिना मास्क के बाहर लग रहे हैं, बाजारों में भीड़ लगी हुई है, तो हर चीज सरकार नहीं करेगी।
नागरिक का भी अपना कर्तव्य बनता है कि सरकार के नियमों का पालन करे। लेकिन यही देखा गया है हमारे देश में कि जब तक सरकार डंडा नहीं चलाएगी काम नहीं होता है। तो ये संकट बहुत जबरदस्त आया, खासकर सेकंड वेव में। सेकंड वेव में जो देखने को मिला वो तो इतना भयावह था कि कई लोगों ने सरकार के ऊपर बड़ी तीखी टिप्पणियां भी करनी शुरू करी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरा फिर भी कहना यह है कि आप उनके साथ हाथ में हाथ डालें, हाँ, लेकिन सरकार ही अगर कोई करप्ट सिस्टम है, चाहे वो मेडिकल का सिस्टम है या पुलिस का, हालांकि मैं अपने देश के इन कोविड वॉरियर्स को, खासकर डॉक्टर्स हुए, पैरामेडिकल स्टाफ हुए, पुलिस, खासकर पुलिस, उनको तो मैं सलाम करता हूँ, उनको मैं नमन करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ का रिस्क उठाकर, अब एक छोटा वर्ग इनमें ऐसा है जो अगर इतना ऑनेस्ट नहीं है तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो 90% डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो पूरा मेडिकल सिस्टम ही बेकार है। ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है, ये कहना बहुत गलत होगा। हाँ, पूछिए। शर्मा जी, मेरा एक एक प्रश्न जो मैंने प्रश्न आपसे किया था, वो ये कोविड मैनेजमेंट से ही रिलेटेड नहीं है। मेरा ये एक प्रश्न था कि हम चूंकि 1.5 वर्ष से अगर आप ध्यान से देखें तो भारत सरकार ने रिलीफ देने के नाम पर पिछले वर्ष भी उन्होंने एक 20 लाख करोड़ का कोई पैकेज घोषित किया था। उसका भी आप जानते हैं कि वो क्या था, क्या नहीं था। अभी भी वो निर्मला सीतारमण 6.5 लाख करोड़ का यही पैकेज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो एक लोन पैकेज है, वो लेके आए हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो भारत सरकार ने जो संवेदनशीलता टुवर्ड्स रिलीफ पैकेज दिखानी चाहिए, क्या आपको लगता है कि उन्होंने उस सफिशिएंट संवेदनशीलता दिखाई है जिसके बाद ये उम्मीद बनती है कि वो आने वाले समय में गाइड्स के लिए कुछ ज्यादा बेहतर तरीके से रिलीफ और ज्यादा रिलीफ दे पाएंगे? ये प्रश्न मुझे आपका बहुत बढ़िया लगा। देखिए, सरकारें तो घोषणा करती रहती हैं, एक लॉलीपॉप दिखाती रहती हैं। उसी समान इस सरकार ने भी देखा जाए तो एक लॉलीपॉप सी थमा दी है। शायद इसका बेनिफिट बड़ा छोटा तबका, या तबका नहीं कहूं बल्कि बड़ा स्मॉल परसेंटेज होता है जिसको असलियत में मिल पाता है। कहीं किसी रोड पे एक्सीडेंट हो गया, सरकार ने मुआवजा अनाउंस कर दिया, लेकिन सही मायने में ये मिल नहीं पाता, किताबों में, कागजों में दबके रह जाता है। मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था एक न्यूज चैनल पे, मुंबई के सेक्स वर्कर्स के ऊपर। सरकार ने उनको कोविड के दौरान कुछ घोषणा करी, शायद 15,000 रुपए महीने की या 20,000 रुपए महीने की। वो सिर्फ शुरू के 3 महीने में चली और बंद हो गई। 5,000 रुपए महीने की घोषणा है वो। कुछ ऐसी थी। हाँ, वो 3 महीने के करना 15,000 करना रुपए थे। हाँ, राजस्थान पर्यटक सरकार, स्टेट, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी गाइड्स के लिए कुछ घोषणा करी और दिए भी। इस पे ना जाए कि उन्होंने 5,000 की करी कि 10,000 की करी, मगर करी। तो लोगों को एक उम्मीद ये जागी कि सरकार ने हमारी ये मदद करी है, और अगर हम इसके लिए फिर से गुहार करेंगे तो हो सकता है हमें कुछ और मदद करें। उसके अलावा कर्नाटका में भी ऐसा हुआ, केरला में भी ऐसा हुआ, उत्तर प्रदेश में आज भी इंतजार है इस बात का कि या उत्तर प्रदेश अपने गाइड्स को कुछ मदद करे, चाहे वो स्टेट लेवल गाइड्स हों। लेट अस फॉरगेट कि हम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के केंद्रीय मंत्रालय के गाइड हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार वो करती है और केंद्र हमको कर देती है तो भी कहीं ना कहीं रूप में कोई। दूसरी चीज ये, एक चीज जो मैं दोबारा कहना चाहूंगा, लेट अस नॉट बिकम अ सेल्फिश कम्युनिटी कि मैं हम सिर्फ गाइड्स की बात करें। सरकार, जो सरकार के हाथ में है, जो सरकार की पावर्स में है, अगर वो किसी तरीके का रिलीफ ओवरऑल नेशन वाइड, जैसे कि बैंक की ब्याज अगर 7.5 है, अगर वो उसको 7 भी करे या 6 भी करे, जो उनकी पावर्स में आता है, तो सिर्फ गाइड को नहीं, पूरे देश के लोगों को उससे का भला होगा। जो लोग कर्जे में हैं उनको कुछ रिलीफ मिलेगा, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स का स्लैब हो, चाहे वो बैंक के लोन्स इंटरेस्ट हो, चाहे वो बिजली के दरें हो। अब मैं होटल एंड रेस्टोरेंट की बात बताऊं आपको, आप भी जानते हो क्योंकि आप खुद एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट रन करते हो फतेहपुर सीकरी रोड पर, और आपने भी ये देखा होगा जितने भी ये कमर्शियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका आप बिजली का बिल देखिए, उनके लिए बिजली के बिल को भर पाना मुश्किल हो पा रहा है, उनको अपनी एसी यूनिट को मेंटेन करना मुश्किल हो पा रहा है। ज्यादातर
होटल्स, ट्रैवल एजेंट्स, एम्पोरियम्स ने ऑलमोस्ट अपना 60 to 70 to 80% स्टाफ को निकाल दिया है। एक तरीके से अगर आप इन जगहों पे जाएं तो ऐसा लगता है मातम फैला हुआ है, एक गमी सी, एक मतलब गमगीन माहौल है। और वहां जाओ देखो, अब ये लोग जो उन ऑर्गेनाइजेशन में, अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो जुड़े, कहाँ जाएं वो लोग? तो they have lost their job, and because they have lost their job, they have families to support. They are going into absolute mental disorder, stress, trauma, and lot of other physical ailments. लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं। मुमकिन है, हो सकता है कि कल ये स्थिति ना पैदा हो जाए कि लोग सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए। ये हालात है। तो जो ये पैकेज वगैरह है, दूसरा एक और आपने बड़ी अच्छी बात कही थी, वो आपने फ्री वीजा की बात करी, 5 लाख टूरिस्ट को फ्री वीजा। देखिए, यूएस डिपार्टमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लॉट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, यूके, they have issued a travel advisory to their citizens not to travel to India, because until or unless India becomes a safe destination to travel, there is a vaccination mass drive across the nation, where if not 100%, at least 80% or 70 to 80% people could be fully vaccinated. So until or unless a visiting tourist to India feels safe to travel, you may announce free visa, you may announce them 50% discount on a hotel, they're not going to come. They will never come. Health issue is the most important issue for a visiting tourist. They don't care where there is some disturbance going on in Kashmir, there is something going on in some other place, there is an accident, there is something. But when it comes to health and hygiene, my experience says, I have worked in travel companies in the United States, I know their mindset. Health and hygiene is the key factor for any foreign visitor to India. And until unless they feel safe, I mean, I'll tell you one more thing out of my experience. Of course, in the last 2 decades, things have drastically changed in terms of health and hygiene in this country. But when I began my career in 1986, I used to hear from my tourists, when we bought a tour to India, our friends came and said, are you crazy? Are you stupid? You're going to India, you're going to get sick, you're going to die. That concept has changed. Now people don't. I mean, we have some of the best hotels in the world. My very high-end American clients say that, I think the hotels what you have in India, we do not have such kind of hotels in the United States. And the service you guys are providing. So that change in the last 2 decades is just absolutely amazing. But then with this pandemic now, there is a very big situation in front of the government of India, which we need to combat. We have to combat this situation. We may announce anything, but unless there is a drive, and United Nations organization would say, all these countries would say, oh yes, I think things are fine, things are in control, we can travel to India. Otherwise not. तो शर्मा जी, आपकी इस बात से ऐसा लग रहा है कि आप भारत में इनबाउंड टूरिज्म स्टार्ट होने में इसका मतलब काफी समय लगेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव तो कंप्लीट होने में कम से कम 2 साल तो आप मान लीजिए, क्योंकि जो एस्टीमेट इन्होंने दिए हैं, दिसंबर तक भारत सरकार कह रही है कि उनके पास कुल 130 करोड़ डोज होंगी, और भारत की जो रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा डोजेस की है। अगर उस लिहाज से देखें तो लगता नहीं है कि नेक्स्ट ईयर 2022 में भी टूरिज्म स्टार्ट हो पाएगा। बहुत ही अहम सवाल जो आपने किया धर्मवीर जी। मैंने पिछले साल कई लोगों से, जो स्टेक होल्डर्स से मेरी बात होती थी, और पिछले साल 2020 में जब पेंडेमिक आया और पेंडेमिक की सिचुएशन जुलाई अगस्त के बाद ठीक होना शुरू हुई, तो लोगों का ये मानना था कि हाँ 2020 दिसंबर में या 2021 जनवरी में बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। मैंने ये उस टाइम ही कह दिया था, बड़ा स्ट्रॉन्ग फर्म, कि 2022 अक्टूबर से पहले उम्मीद की किरण भी नहीं है, 2021 भी ऐसी जाएगा। अब वो कहर जो दूसरे लहर से वेव से आया, उसने जो कहर बरपाया, और अब उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स, जो कॉन्सिक्वेंसेस उसके बाद हुए हैं,
मैं पहले 2022 कह रहा था, मुझे लगता है 2023 से पहले कोई उम्मीद मुझे तो नजर नहीं आती। और मैं ये आपको अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, मैं आपको उस लिहाज से कह रहा हूँ कि मेरे कॉन्टेक्ट्स लगातार अपने उन फॉरेन क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं टच में हूँ, फोन के माध्यम से, ईमेल्स के माध्यम से। जो बुकिंग्स मैंने खुद करी हुई थी सब कैंसिल है। उनसे ये बात करी कि क्या इसको हम अगले साल के लिए प्रपोज करें। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, वी विल सी, वी विल लेट यू नो। तो तो शर्मा जी, मुझे नहीं लगता तो, शर्मा जी, फिर तो जिसे कहें तो टूरिज्म में तो तबाही आ जाएगी, क्योंकि भारत सरकार का तो जो भाई रवैया है, भारत सरकार का जो रवैया है, मुझे नहीं पता कि आप इतना ऑप्टिमिस्टिक कैसे हैं, क्योंकि मैं तो बड़े डीपली स्टडी किया हूँ और मुझे लगता है कि नाम के लिए पैकेज घोषित होते हैं, वो जिस ऑडियंस के लिए या उनका जो टारगेट है वो वोटर है, न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन बनाने के लिए पैकेज घोषित किए जा रहे हैं। दरअसल वो दिए नहीं जा रहे, क्योंकि जिन इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की बात आप कर रहे हैं, बड़े सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के साथ हम भी जुड़े हुए हैं। हम भी चूंकि यूरोप के बहुत सारे लोगों के साथ हमने भी काम किया है, उससे हमें पता लगता है कि वहां की सरकारों ने ना सिर्फ घोषणा की है, बल्कि वो जिसके लिए उन्होंने वो पैकेज देना है, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता रहा हो, या फिर किसी को अर्जेंट इमरजेंसी मेडिकल हेल्प दी हो, या फिर किसी के बिल्स को रिम्बर्स किया हो, या फिर लोन को वेव ऑफ किया हो, वो जो उन्होंने जो उनको हेल्प देनी थी, वो बेसिकली वो ग्राउंड पर पहुंची है। लेकिन 20 लाख करोड़ का पैकेज, चूंकि बिजनेस, हमारी बिजनेस वालों से भी बात होती है, उन्होंने एक क्रेडिट लाइन बना रखी है कि साहब आप लोन ले लीजिए, लेकिन लोन का तो बात वही है घूम फिर के कि आप लोन तो तब लेंगे जब आप उसे चुका पाएंगे। तो इस हिसाब से अगर 2023 तक टूरिज्म स्टार्ट नहीं होता है, और देश में जो बेरोजगारी की हालत है हम सभी जानते हैं कि अगर आप एक जॉब खोजने जाएं तो आपको अगर 15 या 20 हजार रुपए महीने की जॉब ऑफर हो जाए तो आप, इट मीन्स कि आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट आपने कर लिया है। तो इस लिहाज से तो टूरिज्म में तो डिजास्टर होने वाला है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और ये भी बात आपकी जो है उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि घोषणाएं सरकार करती है इतने हजार करोड़ ये वो, लेकिन वो ग्राउंड लेवल तो कागजों में और फाइलों में दबके रह जाता है। असल मायने में वो मदद यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाती। अब बात दूसरी ये आती है, होप एंड बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, इसके अलावा हमारे पास है क्या? अगर हम उम्मीद भी छोड़ दें और नेगेटिव भी हो जाए तो ऑलरेडी मरे हुए हैं मानसिक रूप से, और मर जाएंगे। तो ये तो मेरा कहने का जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि एक पॉजिटिव मैसेज जाए मेरी ओर से कम मेरे अपने भाइयों को, बहनों को, जो हमारे गाइड भाई बहन है, उनको ये मैसेज जाए कि आप उम्मीद अभी मत छोड़िए। देखिए कोशिश में पूरे लगे हैं, हम कोशिश ही कर सकते हैं, और आपको उम्मीद और ऑप्टिमिज्म रखनी पड़ेगी। अगर वो नहीं रखी तो ये समझ लीजिए फिर तो बेड़ा गर्क है सबका। अब आती है बात, आप एक और बात कह रहे थे अभी, दिमाग से निकल गया। आप कुछ और पूछ रहे, बड़ी अहम बात आपने कही। कुछ क्या, क्या पूछा धर्मवीर, एक बार फिर से बताइए। एक तो ये था, मैंने कहा कि दूसरी जगहों हाँ पर। डिजास्टर, डिजास्टर की बात करी आपने। जी जी। एब्सोल्युटली, वो डिजास्टर पिछले साल एक बड़े ही छोटे लेवल पे स्टार्ट हुआ, और यही माना जा रहा था कि कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल कर लिया जाएगा और फिर से गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। लेकिन सेकेंड वेव के डिजास्टर के बाद तो अब ये दिखता है कि अगले 2 साल तक मुझे नहीं लगता है ये गाड़ी पर्यटन की पटरी पे आ पाएगी। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के पास फंड्स नहीं है, उनको फंड्स, इंटरनेशनल एड आती है, इंटरनेशनल फंड्स आते हैं, वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह मॉनिटर कर सकते हैं। इसकी स्क्रीनिंग हो सकती है कि जो वाकई ही जरूरतमंद है, वो चाहे गाइड क्यों ना हो या ट्रांसपोर्टर क्यों ना हो या कोई भी हो, जो जरूरतमंद है उसको ये रिलीफ मिले। कई बार ऐसा भी होता है कि जो जरूरतमंद है उसे तो मिल नहीं पाया, और जो दूसरा वर्ग है जिसको शायद इसकी जरूरत नहीं है उनको मिल गया। क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ा एक विडंबना है कि जिसकी पहुंच है वो अपने काम करा लेता है। एक आम वर्ग का आदमी जिस बेचारे की पहुंच नहीं है वो लाइन में खड़ा इंतजार ही कर रहा है, वो हर जगह है। तो मुझे नहीं, ये तो बर्बादी, वाकई में आर्थिक संकट इतना गहराता जा रहा है
कि ये कहना मुश्किल है कि आगे आपको, मुझे और दूसरे वर्गों को, वो तो बस ऊपर की तरफ ये परमात्मा का नाम ले रहे हैं, ईश्वर का, अल्लाह का, खुदा का नाम ले रहे हैं, बस उसी पे छोड़ दिया। उन्होंने कहा ए खुदा कर दे कुछ सही, भला कर दे, हे ईश्वर कुछ भला कर। तो कुछ लोग तो इस उस पे भी आ गए हैं, ये साहब ईश्वर का कहर है। कुछ लोग तो ये बातें भी करते हैं, ईश्वर की मार है। खैर, आई होप थिंग्स इम्प्रूव। और जब तक सरकार, हाँ, एक और बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा जिसमें मैं भी आता हूं, उस वर्ग में हम लोग भी आते हैं। मैंने टूरिज्म के 1986 के बाद पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। गल्फ वॉर भी देखा, बहुत सी चीजें देखी, उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन विद इन मंथ्स थिंग्स वर बैक ऑन द ट्रैक। विद इन मंथ्स सूरत में प्लेग फैला, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, और देशों की छोड़ दीजिए, फिर भी चीजें ट्रैक पर आ गई, नुकसान थोड़ा हुआ। और पर्यटन एक ऐसा उद्योग है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगी। वो चाहे 2 साल बाद उठे या 3 साल बाद उठे, ये मैं दावे से कह सकता हूँ धर्मवीर, कि ये इंडस्ट्री इतनी जबरदस्त तरीके से फिर से बूम करेगी 3 साल के बाद। क्योंकि आम आदमी जो घूमना चाहता है वो एक तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका है घर में बैठे बैठे, इस टेंशन को झेलते झेलते। वो इंडस्ट्री बूम करेगी, लेकिन हाँ, शुरू के 2 साल बहुत ही कठिनाई भरे हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय। अब देखते हैं सरकार हमारे लिए क्या करती है। शर्मा जी, एक बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया। आज हम सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो हमने न्यूज़पेपर में सुबह ही सुबह हमें देखा हमने कि जो भारत सरकार का जो कलेक्शन है, जो उन्होंने ऑयल पे कलेक्शन किया है, पेट्रोल डीजल पर जो कलेक्शन किया है, वो ऑल टाइम हाई है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रेवेन्यूज हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। उनके पास नोट प्रिंटिंग से लेकर सारे ऑप्शंस हैं। मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा हूँ शर्मा जी, वजह क्या है? भारत सरकार क्यों अपनी ही उस आम जनता की हेल्प नहीं करना चाहती, जिसने कि उसको ना सिर्फ वोट दिए हैं, बल्कि जो रियली उस कंडीशन में है जहां पर कि वो ईएमआई का रीपेमेंट नहीं कर सकती, उसके वो स्कूल्स के बिल नहीं पे कर सकते। अब ये धर्मवीर जी, वजह तो सरकार ही जाने, लेकिन अब वही बात, जैसे मैं पहले एक आम जनता को लेके बात कर रहा था, सिर्फ गाइड्स की बात नहीं कर रहा। पेट्रोल के दाम पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर 30 रुपए हाइक करा है, ऑलमोस्ट 100 रुपए को छू रहा है। डीजल के दाम ऑलमोस्ट 28 से 30 रुपए बढ़ गए, इस समय ऑलमोस्ट 90 रुपए। तो क्या सरकार, मतलब इतनी बड़ी त्रासदी से ये देश गुजर रहा है, यहाँ के देश के लोग, और आप देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नीचे आ जाएगी अगर ऐसी रहा तो। 1 साल के, 1.25 साल के अंदर पेंडेमिक को हुआ है भी 1.25 साल ही हुआ है, इस 1.25 साल के अंदर भी पेट्रोल का, अरे भाई, अगर कम नहीं कर सकते तो यथास्थिति वही मेंटेन कर देते। आपने बढ़ा और दिया, आपने और भार डाल दिया जनता के ऊपर। तो उनके इस कदम से तो मैं बहुत ही निराश हूँ, बहुत ही ज्यादा निराशा पूरे देश के वासियों भरी हुई, जिस तरीके से उन्होंने, उसके अलावा पेट्रोल के अलावा खाद्य पदार्थ, एडिबल ऑयल्स की बात करें, खाने पीने की चीजों की बात करें, उसमें तक 25 से 30% का इन्फ्लेशन हुआ है। कहाँ सरकार लोगों की, दूसरे देशों की सरकार लोगों की जेब में पैसा डाल रही है कि अगर आपको ये कॉम्पनसेशन चाहिए हम ये देंगे। मैं अपनी अपनी एक और मित्र की बात करा रहा हूँ, जो एक बहुत रिप्यूटेड ट्रैवल एजेंट है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो बैंकरप्ट उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया, एक कंपनी जिसमें मैंने 15 साल काम किया है। कुछ स्थिति ऐसी बनी कि उन्होंने अपने आप को कैलिफोर्निया में बैंकरप्ट घोषित कर दिया। सरकार उल्टी उनकी मदद कर रही है। सरकार दूसरे देशों में लोगों की जेब में पैसा डाल रही है, मदद कर रही है। यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ तो ये और लग रहा है कि 60 रुपए था पेट्रोल, 100 रुपए हो गया। 55 रुपए था डीजल, 90 रुपए हो गया। सरसों का तेल इतना महंगा था, 150 रुपए जी कर दिया, 140 से 170 पहुंचा दिया। जो भी है, मेरा मतलब ये सब ये छोटे छोटे। तो आम जनता, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो अपर मिडिल क्लास हो, इसकी मार तो सब पे पड़ रही है। लोगों के पास पैसे नहीं है और वो महंगाई का सामना और कर रहे हैं। तो सरकार, ये तो कंट्रोल सरकार ही करेगी, और सरकार इसमें, दे हैव प्रूव टू बी एन अटर फेलियर ये इन दिस रिस्पेक्ट, दे प्रूव टू बी अटर फेलियर। जो जो टैक्स कलेक्शन का पीरियड
मैं बता रहा था आपको, वो टैक्स कलेक्शन का पीरियड भी यही कोविड वाला ही पीरियड है, जबकि आम जनता की इनकम माइनस में जा रही थी, तब भारत जी सरकार की इनकम मल्टीप्लाई हो रही थी। मतलब अभी 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ऑयल और डीजल की एक प्राइसिंग को लेके, डीजल पेट्रोल की प्राइसिंग को लेके कि क्या इसके लिए पिछली गवर्नमेंट्स के ऑयल बॉन्ड्स जिम्मेदार हैं जो इतना महंगा बिक रहा है। तब हमने जो रिसर्च की थी उसमें ये निकल के आया कि 2014-15 में जब जो वर्तमान सरकार है इसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी, जो इनकी पहला वर्ष था एज ए प्राइम मिनिस्टर, तब भारत सरकार का टोटल कलेक्शन 75,000 करोड़ इतना था इनका टोटल टैक्स कलेक्शन डीजल पेट्रोल और नेचुरल गैस पे। 75,000 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने एक वर्ष में कमाए थे 2014 और 15 में। बट अगर आप आज इनके आंकड़े देखें जो इन्होंने पेंडेमिक के दरमियान तेल पर कमाए हैं, तो इनके आंकड़े बैठते हैं 4,68,000 करोड़ रुपए। मैं अपने इस वीडियो के साथ वो न्यूज़पेपर की वो आपको कटिंग भी लगा दूंगा। 4,68,000 करोड़ रुपए, मतलब आप, जबकि आम जनता बिल्कुल, मैं कहूं तो जैसे टूरिज्म में तो भुखमरी के हालात हैं, लेकिन बाकी सेक्टर्स में भी कोई ज्यादा बाहर नहीं है। जब जनता बिल्कुल डाउन में जा रही थी, तब भारत सरकार टैक्स कलेक्शन के नए रिकॉर्ड बना रही थी। इस पेंडेमिक के दौरान भी इतना जबरदस्त रेवेन्यू को जनरेट करना, इतना जबरदस्त रेवेन्यू को बताना। अब मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगा। आप आगरा को बिलोंग करते हैं, मैं आगरा को बिलोंग करता हूँ। मेट्रो का प्रोजेक्ट, जैसे उदाहरण के तौर में मैं कहता हूँ, मैं तो सरकार की नीतियों की बात कर रहा हूँ। अगेन, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म, बट देयर हैज टू बी अ थॉट, a proper thought given to any such a large scale major project before you actually start it, before you implement it. आगरा जैसे शहर में मैं नहीं समझता, और अगर आप इस चीज की वोटिंग करा लें, 80% लोग ये कहेंगे आगरा जैसे शहर में मेट्रो की आवश्यकता कतई नहीं। आगरा से बड़ा शहर है जयपुर, लगभग ऑलमोस्ट दुगनी आबादी का शहर है, बहुत बड़ा शहर है, गुलाबी नगरी, राजस्थान की राजधानी। मेट्रो जब वहां आई, आप वहां जाकर साइट इंस्पेक्शन कर लें, अपना सर्वे कर लें, मेट्रो फेल हो गई वहां। जयपुर जैसे शहर में भी मेट्रो नहीं आती है, आधा आधा घंटे बाद आती है, वो भी आधे से ज्यादा खाली। जयपुर में तो फिर भी सड़कें हैं, स्पेस है, हमारे आगरा में तो जगह ही नहीं है। मेट्रो के नाम पर पूरी ये फतेहाबाद रोड, सारा पर्यटन जो टूरिज्म है आगरा के 5 किलोमीटर के रेडियस के दायरे में घूम रहा है। बस आप इस बात से मेरी एग्री करेंगे, अगर आप एक पॉइंट पे अमर होटल पे अगर आप आ जाए, वहां से एक 5 से 6 किलोमीटर का रेडियस ड्रॉ कर दें और एक पूरा एक ले लें पर्यटन, पूरा इस क्षेत्र में सारे स्मारक लगभग इधर ही है, ताजमहल, लाल किला, ये सब पूरी सड़क खुदी हुई है मेट्रो के नाम पर। सड़क पे जगह नहीं है। अब वो बन जाएगी, उसके बाद क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से इतने हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मेट्रो का, और मैं ये बात ड्रीम कर रहा हूं, यहाँ मेट्रो खाली जाएंगी। अगर सरकार ये सोच रही है कि मेट्रो से पर्यटन को लाभ होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पर्यटन को कोई लाभ नहीं होगा, बिल्कुल लाभ नहीं होगा। इट इज अ टोटल फ्लॉप प्रोजेक्ट। मैं तो कहता हूं ये बिल्कुल कामयाब नहीं होगा, और इट इज अ sheer waste of money which the government has done in metro। उसकी बजाय शहर को सुधार देते, सड़कें सुधार देते, स्मारकों के पास जो पार्किंग है उनको सुधार देते, वहां के रिक्शे वाले, तांगे वाले, इनको कोई रोजगार दे देते, उसको ढंग से बना के साफ सुथरा कर देते। इट इज वन ऑफ द dirtiest cities, I would say, for a place, for a city which has the most beautiful monument in the entire world, still is crying to get clean। अब बन गए, अब आगरा किले के पीछे उन्होंने सीवर की लाइन खोद दी, वो बंद हो गई। फिर टोरेंट वालों ने ये खोद डाला, फिर वो बंद हो गया। फिर नगर निगम ने पानी की लाइन खोद डाली। एक बार में कोई प्रोजेक्ट होता ही नहीं है, सालों से यही देखते आ रहे हैं। धूल, मिट्टी, गंदगी, गार्बेज, कहीं से भी अप्रूव हो। तो शुगर बनाइए कि ये एक्सप्रेस वे बन गया। मुझे याद है जब हम और आप अपने टूरिस्ट ग्रुप को NH2 से लेके आते थे, ग्वालियर रोड से आ जाओ,
किसी भी रोड से आ जाओ, जयपुर रोड से आ जाओ, देखिए आप गंदगी का अंबार। ये चीजों को सुधारने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, बजाय इसके कि हम हजारों करोड़ मेट्रो में लगा दें। तो प्राथमिकता की कमी है इसका मतलब। आपने कहा कि बिल्कुल। आगरा हमारा शहर है। हाँ, मैं ये बता दूं कि मेरी जन्मस्थली आगरा ही है, और क्योंकि आगरा हमारा खुद का लोकल शहर है इसलिए मैं टिप्पणी कर दूं। बिल्कुल, मैं इस पूरे इंटरव्यू में कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी बात रखें। मैं फिर भी बता दूं कि मेरा खुद का ये पर्सनल मानना था कि बजाय मेट्रो देने के आगरा को, एक एमजी रोड के ऊपर अगर ये लोग पूरा एक फ्लाईओवर बना देते, जो कि रानी अवंतीबाई चौक से स्टार्ट होता और भगवान टॉकीज पे जाके उतर जाता, तो आगरा बिल्कुल के सही। ट्रैफिक का जो काम था वो तो बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो जाता। बट इन्होंने शायद कुछ और इनकी प्राथमिकता है। और ये जो आपने बात कही वो बहुत अच्छी कही। मैंने भी दुनिया के कई देश घूमे हैं। हम कभी ये सोच के किसी शहर में नहीं जाते कि वहां पे मेट्रो है या नहीं है, उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। जब हम 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए घूमने कहीं जाते हैं, तो वी हायर अ टैक्सी एंड वी टेक द टैक्सी और वी कैन टेक द सर्विसेज ऑफ द ड्राइवर। सो मेट्रो का उसमें पर्सन बढ़ने में कोई ज्यादा रोल हमें नहीं लगता। लोकल कम्यूटिंग में थोड़ी आसानी होती है, बट वो भी फिजिबिलिटी इस पे डिपेंड करती है कि भाई आप उसका फेयर कितना रखते हैं। अगर आप उसका फेयर इतना रखते हैं कि उससे सस्ता ऑटो पड़ता है, तो लोग मेट्रो में नहीं जाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर छोटी सी डिस्टेंस के लिए आपका फेयर 15 रुपए रहता है या 30 रुपए रहता है, और नीचे एक लोकल ऑटो चल रहा है जिसमें कि आप 5 5 रुपए देकर 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, तो आप मेट्रो की ये पूरी सिक्योरिटी चेकअप, उसके बाद वहां जाना, वंस इन अ वाइल तो आप जा सकते हैं, बट रेगुलरली तो आप वही ट्रांसपोर्टेशन प्रेफर करेंगे जिस ट्रांसपोर्टेशन से आपको चीप पड़ता है और जो इजी गोइंग है। तो उस लिहाज से चलिए, मेट्रो तो एक फेल प्रोजेक्ट है। शर्मा जी, मैं बैक टू द मैं पॉइंट आता हूँ। मैं एक और आपके समक्ष बात रखना चाहता हूँ धर्मवीर। चलो मेट्रो तो बहुत, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ। ऐसे छोटे छोटे काम, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो बहुत सरल तरीके से सरकार के पावर्स में है। इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा देश है, मैन पावर की कमी तो है नहीं। कमी अगर है तो किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने की है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, किसी भी विजिटिंग टूरिस्ट के लिए, वो चाहे डोमेस्टिक क्यों ना हो, आप फॉरेनर की भी बात छोड़ दीजिए। यदि आप भी इतने देशों में घूमे, आप पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं अपने टूर्स के संग, वैसे केरला को देखो, आप मध्य प्रदेश को भी देखो, इंदौर जैसे शहर को देखो जहाँ पे पर्यटन का कोई ऐसा वो विकल्प नहीं है। लेकिन आप अगर पिछले 5 साल लगातार क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया घोषित हुआ है, तो मेरा ये दर्द है, ये मेरी शिकायत नहीं है, ये मेरे अंदर की पीड़ा है कि यहाँ की सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो, इस शहर को सबसे प्राथमिकता ये है कि इस शहर को पहले तो साफ सुथरा बनाए। साफ सुथरा, आपने भी ये महसूस किया होगा और आपने ये इस चीज का एक्सपीरियंस भी लिया होगा कि हम वहां से उतरे, वो गोल्फ कार्ट वाला वो बीड़ी पी रहा है, वो जाने को राजी नहीं है, क्योंकि जब तक वो 5 सवारियां नहीं भर जाएगी वो नहीं जाएगा। फतेहपुर सीकरी की पार्किंग में देखिए, इतने शेबिली ड्रेस्ड हैं, गाड़ियों की ये हालत है। फतेहपुर सीकरी के सीएनजी गाड़ियों की ये हालत है कि अभी उसके ब्रेक फेल हो जाए। एक क्लाइंट जो मर्सिडीज में और बीएमडब्ल्यू कर रहा है, वो फिर सीएनजी बस में जा रहा है। तो पटन जी, ठीक है, साफ सफाई, आप आगरा के लिए जाइए, आपने ये महसूस किया होगा, रुमाल रख के टूरिस्ट आगरा फोर्ट के अंदर एंटर हो रहा है, क्योंकि वो नाला जो बह रहा है उसमें सीवर बह रहा है। वो सिर्फ नाला क्या, वो सीवेज सब जा रहा है, बदबू आ रही है। आपने महसूस किया, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? कई बार उसमें जानवर बड़े मिलते हैं, बदबू आ रही है, टूरिस्ट नहीं होकर के जा रहा है। ये चीजें हैं जो बहुत एडवर्स पब्लिसिटी करती है हमारे देश के पर्यटन के ऊपर। शर्मा ये चीजें बहुत अहम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शर्मा जी, गंदगी, जमुना को देखिए। हाँ। जी जी, आप काफी कंसर्न हैं और मैं आपका पेन आपकी आईज में देख सकता हूँ, और जो आपकी वॉइस है उसमें भी वो पेन झलक रहा है, क्योंकि आप इससे डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। जो गंदगी है और जो अव्यवस्था है, क्योंकि ये एक तरीके से कहें तो एक इंसल्टिंग मूवमेंट होता है एक टूरिस्ट गाइड के लिए, जब उसका क्लाइंट है
वो इस तरीके से सफर कर रहा है और वो दुनिया की सबसे बड़े मॉन्यूमेंट ताजमहल को घूमने आ रहा है और उसको जब ऐसे हैंकी उसको लगा के जाना पड़ता है, काफी खराब है। लेकिन शर्मा जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपने पिछली वर्ष की सरकार का भी कार्यकाल देखा था और ये जो सरकार अभी चल रही है उत्तर प्रदेश की, ये काफी, क्योंकि आगरा के लोगों ने इस सरकार को बड़ा प्यार दिया, यहाँ से 9 एमएलए दिए, 2 सांसद, 2 हमने भी दिया है, मैंने भी उन्हीं को वोट किया है। आपने भी वोट दिया है। लेकिन शर्मा जी, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी ड्यू है आगरा में। जो पिछली गवर्नमेंट थी, जिसको हम, जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, उस गवर्नमेंट का ज्यादा अच्छा वो था एटीट्यूड टुवर्ड्स आगरा टूरिज्म, और ये जो वर्तमान सरकार है जिसका नेतृत्व योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, इस सरकार का ज्यादा अच्छा एटीट्यूड है टुवर्ड्स आगरा टूरिज्म। आप बिल्कुल, मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा हूँ, ना इसमें कोई आप ये ना सोचें कि आप किसी पार्टी के, मैं वोट की नहीं पूछ रहा हूँ कि आप किसको वोट देंगे, आप फ्री हैं वोट देने के लिए, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको क्या और लगता है? मैं भी आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दूंगा, क्योंकि ये मेरी आदतन, मैं बड़ा बेखौफ इंसान हूँ, बड़ा रेवोल्यूशनरी रहा हूँ अपने यंगर एज से भी। और सच बोलना, ये मेरा, मुझे भारत के संविधान ने मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दिया हुआ है। अगर आप इसकी बात करें तो मैं ये मतलब पूरी विश्वास के संग कह सकता हूं कि इस मामले में अगर आप सिर्फ आगरा की या यहाँ के पर्यटन, जो भी थोड़ा बहुत विकास पहली बार हमने इस शहर में या इस स्टेट में देखा, मैं तो अपने शहर की बात करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि जब हमारे चीफ मिनिस्टर यहाँ के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, उनके टेन्योर में डेफिनेटली दी द डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म वाज मच हायर। काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ। आप वो सड़क देखिए जो सालों से खुदी पड़ी थी, वो जो सड़क ताजमहल की तरफ जाती है, या जो भी विकास उन्होंने किया, अगर मैं कंपेयर करूं, अगर इसको कंपेयर करूं तो उनका जो कार्यकाल में जो पर्यटन का या डेवलपमेंट हुआ, वो कहीं उम्दा और कहीं बेहतर था। तो ये मेरा अपना मानना है। ये गजब बात आप कह रहे हैं शर्मा जी, क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी का आगरा में कोई जनाधार नहीं है, हम सभी जानते हैं, उनको कोई यहाँ पे कभी सीटें नहीं मिलती हैं, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 9 एमएलए, 2 सांसद मिले हैं, उसके बावजूद भी आप ये कैटेगोरिकली कह रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं कि जो वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार है, या फिर हम भारत सरकार की भी बात कर लें, उन्होंने आगरा के साथ सौतेला व्यवहार किया है। कोई एक कारण पर्टिकुलरली आप बता सकते हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगरा के साथ इस तरीके का व्यवहार करती है? देखिए, मैं इस पे सिर्फ ये अपनी टिप्पणी करूंगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैं 35 साल पर्यटन में गुजार चुका हूं, और आगरा के काफी और पर्यटन के जो एनजीओज हैं, ग्रुप्स हैं, जैसे वॉइस ऑफ आगरा, जिसपे आप भी हैं, मैं भी हूँ, पर्यटन मित्र है, आगरा टूरिस्ट वेलफेयर चैम्बर है, टूरिज्म गिल्ड है, कैसे ऐसे वर्ग हैं जो आगरा में ऐसे ग्रुप बने हुए हैं। और ये सिर्फ मेरी नहीं, ये सब उन लोगों की पीड़ा है। एक दो तीन चीजों की आवाज वो लगातार सालों से उठाए हुए हैं, जैसे एयरपोर्ट की, जैसे कि बैराज बनने की पता नहीं कितने सालों से, सदियों से बात हो रही है। जमुना में पानी का ठहराव बहुत जरूरी है। जमुना में पानी का रहना नॉट ओनली ताजमहल की लाइफलाइन है, वो, ये आप भी जानते हैं एज अ गाइड, कि उसकी जो फाउंडेशन है वो इस तरीके से बनी हुई है, उन लकड़ियों के ऊपर उसकी फाउंडेशन कुओं पे है, जिसमें पानी का होना और नमी बहुत जरूरी है। सब लोग जानते हैं, सरकार भी जानती है, इसके ऊपर वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। इस शहर से अगर ताजमहल को जरा सा कुछ हो गया, तो इस शहर से क्या, इस देश से पर्यटन 90% खत्म हो जाएगा, 90% हो जाएगा। वो अलग दूसरी जगहों को देखने आ रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन एक बिंदु जो उनको अट्रैक्ट करता है, अ मॉन्यूमेंट दैट इवोक्स, दैट स्पीक्स ओवर द कंट्री, इज ओनली ताजमहल, उसकी वजह से आता है। अब सरकार उन्हीं चीजों पे काम नहीं कर पाई है। बैराज बनेगा, कब पानी आएगा, कब एयरपोर्ट आएगा, कब क्या आएगा, कब सड़कें चौड़ी होगी, कब सफाई होगी, ये चीजें तो ऐसा लगता है बस ठंडे बस्तों में बातें होकर रह जाती है। ये आ गए साहब, अब ये फलानी सरकार आ गई, फलाने अफसर आ गए, घोषणाएं हो गई, सर्किट हाउस में बैठ गए। मैंने भी हजारों मीटिंग्स अटेंड कर ली, होता कुछ नहीं देखा, होता कुछ नहीं देखा। हजारों मीटिंग अटेंड कर ली, खूब आवाजें उठा ली, हुआ कुछ नहीं साहब। और अगर हुआ तो हो सकता है शायद 10% हुआ हो, बस ये है। और
शर्मा जी, हम अपने उसी ट्रैक पे आते हैं जो हमने स्टार्ट किया था। भारत सरकार का जो रिलीफ पैकेज है, उसी के बारे में हम बात करते हैं। भारत सरकार ने कहा कि 10,000। एक बात कहना भूल गया, बड़ी अहम बात थी जो उस सवाल, पिछले सवाल। जी जी। पहले जब ये केंद्रीय पर्यटन मंत्री जो भी आए, डॉक्टर महेश शर्मा थे, श्रीपद नायक जी थे, अब माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल है, तो जब भी हम यहाँ से एक डेलीगेशन ले जाके उनसे मिलते थे, कई बार मिले, मैं भी गया, हमारे राजीव तिवारी जी भी थे, प्रहलाद अग्रवाल जी भी थे, सब लोग थे, अलग अलग वर्ग के लोग। बड़ी उन्होंने बहुत वादे किए, नहीं नहीं हम इस पे ध्यान देंगे, आए भी है। तो तब ये बात ये आती थी, कई बार हमारे केंद्र के पर्यटन मंत्री ये कहते थे कि नहीं, आप इंतजार करिए, आप थोड़ा सा भरोसा करिए। उत्तर प्रदेश, क्योंकि उस टाइम उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, पहले बसपा की थी, फिर सपा की थी। उन्होंने कहा आप भाजपा की सरकार को आने दीजिए, फिर देखते हैं तरक्की कैसे नहीं होगी। अब तो भाजपा की सरकार है साहब, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी। अब इन छोटी छोटी चीजों के विकास में बाधा क्या आ रही है? अब ये चीजों को हरी झंडी, क्लियर लाइन क्यों नहीं मिल रही है? अब तो सब केंद्र में, इधर दोनों जगह है, अब क्या दिक्कत है? और पर्यटन इस शहर में, धर्मवीर, अपने और आपके शहर की ही बात कर लूं, ये वो इंडस्ट्री है, जूता उद्योग, पेठा उद्योग, ये उद्योग, ये अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जो उससे 100 गुना पैसा जनरेट करती है, 100 गुना। और यहाँ का एक एक नागरिक इस शहर का अपने रोजी रोटी इतने आराम से कमा सकता है अगर सरकार थोड़ा सा भी ध्यान इस पे देते, थोड़ा सा भी, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही देते। लेकिन एक एक नागरिक इस शहर का अपनी रोटी कमा सकता है। जगह खुदा पड़ा हुआ है, ये हो रखा है, मतलब इतना, वही तो मैंने कहा, वही बात आ गई। अब तो केंद्र में और प्रदेश में वही सरकार है, तो विलंब क्यों हो रहा है? तो ये काम क्यों नहीं पूरे हो पा रहे हैं? हम एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं शर्मा जी, आपको क्या लग रहा है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर आगरा के साथ सौतेला व्यवहार हो जाता है? कोई कोई एक रफली आइडिया आपको? मुझे नहीं लगता। मैं तो इसमें सिर्फ क्यों सौतेला व्यवहार हो रहा है ये तो कहना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन हाँ, जो मेरा मानना है वो ये है कि हमारे क्षेत्र के, हमारे शहर के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, मैं इनको इस मामले में बड़ा कमजोर या निष्क्रिय मानता हूँ। या तो उनके अंदर इतना जज्बा और इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी आगरा के निवासी, अपनी नहीं, आगरा की जनता की, आगरा के निवासियों की आवाज को इस युद्ध स्तर पर पार्लियामेंट में या स्टेट पार्लियामेंट में या सेंट्रल पार्लियामेंट में उठा सके। मैं तो ये कहता हूँ, अब मैं सरकार को क्यों सौतेला व्यवहार कर रही है ये तो सरकार जाने। हाँ जी, हम जो रिलीफ पैकेज पे हम बात कर रहे थे, उसी में मेरे बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में है। मैं सभी स्टेक होल्डर से मैंने ये पूछा है, ये 10,700 गाइड की जो संख्या है, वो भारत सरकार के पास आई कहाँ से? क्या आप एज एसोसिएशन, आप प्रेसिडेंट हैं टीजीएफआई के, क्या बहुत आप बहुत ही बढ़िया सवाल किया है आपने, बहुत ही बढ़िया सवाल किया। जैसे ही मैंने उस वीडियो क्लिप को देखा, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में यही पॉइंट स्ट्राइक हुआ, और बड़ा कैटेगोरिकली अगर आप उसको दोबारा रिव्यू करें और देखें, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो ये कह रही हैं, देयर आर 10,700 रीजनल लेवल गाइड्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आंकड़े उनके पास कहां से पहुंचे? मैं खुद इस बात की समझ से परे हूं। क्या उनको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये आंकड़े दिए? क्या उन्होंने किसी और डाटा को निकाला? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को तो हमने आंकड़े दिए, टीजीएफआई ने, उनने हमसे मांगे हैं, और हमने उनको वेबसाइट पे, हमने सारे लोगों को मैसेज, सारी 17 यूनिट को ईमेल तो मैसेज किए कि अपने सारे लाइसेंस गाइड्स की लिस्ट भेजिए। उसको कंपाइल करके हमने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को दिया है, जो उन्होंने फिर अपनी वेबसाइट पे, आधी अधूरी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया है। तो सबसे ज्यादा तो मैं स्तब्ध इस बात पे था कि ये आंकड़ा 10,700 रीजनल लेवल गाइड्स का उनके पास कहां से आया? हमारे रीजनल लेवल गाइड्स की संख्या लगभग 3,500 के आसपास है, कुछ कम, पूरे ऊपर भी इंडिया नहीं। में, पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया पूरे इंडिया में, जहां तक हम इसकी बात करें, पूरे भारतवर्ष में लगभग 3,500, थोड़ा कम उससे, ये है तादाद। और जो कि 4 जोन्स में बटा हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन एंड वेस्ट जोन, जो हमारा वर्किंग ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन है। और इन 3,500 में से लगभग 70% नॉर्थ में है,
70% RLGs की जो स्ट्रेंथ है वो नॉर्थ में है, रिमेनिंग 30% डिवाइडेड है ईस्ट वेस्ट साउथ। तो ये है, तो ये संख्या कहां से आई, मैं तो खुद इस बात से बड़ा आश्चर्य में था कि कहां से उनको ये आंकड़ा मिला। नहीं तो लेकिन क्या 10,700 में उन्होंने रीजनल लेवल गाइड के अलावा नेशनलिस्ट या स्टेट लेवल जो गाइड है या नो नो मुल्क नो, गाइड है? उन्होंने तो कहा है, अगर आप उस वीडियो को दोबारा देखें, उन्होंने ये रीजनल लेवल गाइड्स की बात करी है, स्टेट लेवल गाइड्स अलग हो गए हैं, उन्होंने ये बात रीजनल लेवल गाइड्स की करी है। तो ये 10,700 तो मेरे हिसाब से फिर तो ये कोई संख्या नहीं है। फिर ये बाकी का अगर जो लोन है वो किसके लिए सैंक्शन हुआ है? अब ये तो वही जाने, हो सकता है वो क्या कर रहे हैं, या ये हो सकता है वो इस बात अपनी संख्या को करेक्ट करें, मे बी। अब ये घोषणा करी, अभी बात ये है ना, अभी तो घोषणा हुई है, अभी कौन लेता है किसको मिलता है ये तो बात की बात है, कब उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। दूसरी बात, मैं लोन पे फिर एक बात कह दूं, लास्ट ईयर मैं HDFC बैंक और ICICI बैंक में गया जहां मेरे अकाउंट्स है, मैंने उनसे बात करी, एक पर्सनल लोन के ऊपर एक बात करी कि भाई कई पर्सनल लोन की क्या कोई सुविधा मिल सकती है, या जो मेरा छोटा बेटा है जिसके एजुकेशन लोन के ऊपर मुझे कुछ बात करनी थी। उन्होंने मुझसे साफ कहा, दोनों बैंकों ने, हेड ऑफिस से डायरेक्टरेट आया हुआ है कि टूरिज्म से जुड़े जितने भी वर्ग हैं उनको लोन नहीं दिया जाए। ये बैंक्स का स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि उनको ये मालूम था सबसे ज्यादा बैडली इफेक्टेड जो है वो टूरिज्म है, और इनके पास रीपे करने की कैपेसिटी नहीं है, लिहाजा इनको लोन ना दिया जाए। अब सरकार ने घोषणा कर दी है, देखें बैंक कितना मानती है इस बात को। पहली बात तो ये आएगी, लेना ना लेना तो आपके और मेरे ऊपर निर्भर कर रहा है, पहले कितना उसके ऊपर एनफोर्समेंट होता है ये देखते हैं। मतलब उम्मीद नहीं है। उम्मीद भी नहीं है, और मैं तो लेने वाला भी नहीं हूँ। उम्मीद की बात छोड़ो, मैं तो लूंगा नहीं, और मुझे नहीं लगता, मुझे पूरे हिंदुस्तान में जहां मेरी ये लोगों से बात चल रही है, एक भी इंसान ने ये कहा हो साहब बड़ा बड़ा सुकून मिला, मुझे बड़ी तसल्ली मिली कि सरकार मुझे 1 लाख का लोन दे रही है। तो उत्तर इस रूप में देना चाहूंगा कि, और ये मैं आपको अपना व्यू बता रहा हूँ, हो सकता है कई और लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक भी रखें। सिंस द टाइम the Honorable Prime Minister of India took the charge as Honorable Prime Minister of India, a lot of hopes got connected. I mean, with the dynamic personality and the way he was progressing. I mean, I am myself a great admirer of our Honorable Prime Minister. But of late, recently, if I look back year and a half ago, with a lot of things, the way things have developed, not progressed, but the developments which have taken place, I have a lot of pain in myself and among my community, the way things have been handled. It was not, I mean, I'm relating this to his dynamic nature because he is a man full of dynamism. What was the reason where he did not really prove to be, मतलब वो उस कसौटी पे खड़े क्यों नहीं उतर पाए इस 1 सवा साल के अंदर? ये पीड़ा है हमारी, ये सवाल है मेरा उनसे, जिनसे इतनी उम्मीदें हैं इस देश को, इस देश के वासियों को, मुझे, मेरे साथियों को, सबको, जो इतनी ज्यादा आशाएं उनसे लगा के बैठे हैं, इस 1.25 साल के अंदर वो उस कसौटी पे खड़े क्यों नहीं उतर पाए? क्यों इस मेडिकल सिस्टम को ठीक से कंट्रोल करने में मतलब कमजोर रह गया सरकार, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार हो? मतलब जिस तरीके से ये महामारी फैली और जिस तरीके से यहाँ आतंक फैला और लोगों के अंदर डर व्याप्त हुआ, उसको कंट्रोल तो देखो साहब सरकार ही करेगी, आम जनता तो नहीं करेगी। देश का मुखिया ही करेगा, देश की सरकार करेगी, कोई आम आदमी नहीं करेगा। चाहे उसके लिए सख्त कदम उठाने पड़े, सख्ती करनी करिए, डिसीजन तो सरकार ही लेगी, देश का मुखिया ही लेगा। ये है मेरा कहना। शर्मा जी, ये मैं एक और प्रश्न आपसे पूछा है कि क्या आपसे रिलीफ पैकेज से रिलेटेड भारत सरकार के किसी नुमाइंदे ने, किसी भी मंत्रालय से किसी भी शख्स ने ये आपसे रिकमेंडेशंस मांगी थी कि आप किस प्रकार का रिलीफ पैकेज चाहती हैं, कितने रुपए? मैं समझता हूँ इस पूरे कॉन्वर्सेशन का, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट्स दैट यू हैव रेज्ड। आप भी इसके गवाह हैं, विटनेस हैं। जो नेशनल अपेक्स बॉडी की हम बात कर रहे हैं, टूरिस्ट गाइड्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं,
जिसका कि गठन 1996 में हुआ। 19 में थोड़ा सा इसके ऊपर आपको थोड़ा सा एक जानकारी दे दूं, बिल्कुल सत्य जानकारी, जिसके की एविडेंस आप कहीं से पता कर लीजिए, कागजात हैं इसके। उस दौरान मैं आगरा गाइड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था 1996 से 98 तक। उसके बाद मेरे दोस्त राजीव सक्सेना प्रेसिडेंट हुए, जिन्हें आप जानते हैं। तो क्या होता था उस समय, सिर्फ 5 एसोसिएशन थी, आगरा, दिल्ली, जयपुर, बनारस और चेन्नई। और हम अलग अलग एसोसिएशन अपनी अपनी समस्याओं को लेकर केंद्र पर्यटन मंत्रालय के पास जाते रहते थे। तो उस टाइम जो सेक्रेटरी टूरिज्म थे, बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही ऑनेस्ट, डेडिकेटेड वर्कर, उन्होंने ही ट्रांसपोर्ट भवन में बैठ के हमको बुलाया, सबकी एक एक फॉर्मल मीटिंग ऑर्गेनाइज करी और उन्होंने हमको ये सलाह दी कि आप अलग अलग अपने मुद्दों को लेके आते हैं, क्यों ना आप एक नेशनल अपेक्स बॉडी बनाएं और उसके प्रतिनिधि आकर आपकी ये समस्या, चाहे वो आईटो से हो या मिनिस्ट्री से हो या कोई भी आपकी डिमांड्स हैं या जेन्युइन नीड्स हैं, आप उसको 96 में इसका पौधा रोपा गया था, सैपलिंग। द सैपलिंग वाज पुट इन 1997 में जयपुर में पहला टीजीएफआई का एनुअल नेशनल कन्वेंशन हुआ बिरला ऑडिटोरियम में, और तब से लगातार नेशनल कन्वेंशन हो रहे हैं। सिर्फ पिछले साल नहीं हुआ कोविड की वजह से, इस साल भी ऐसी उम्मीद नहीं। अब विपिन भारद्वाज हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट थे, जो इस समय दिल्ली में हैं। श्री दौलत सिंह रजावत, जो जयपुर में एक एसोसिएशन के पेट्रन हैं, वो हमारे फाउंडर जनरल सेक्रेटरी थे और बड़े डायनेमिक और डेडिकेटेड वर्कर रहे हैं। उसके बाद कई ऐसे दूसरे ऑफिस बेरर्स आए, उनको मैं बिल्कुल भी सही या ऑनेस्ट नहीं मानता हूं। वो सब एक ऐसी, विपिन भारद्वाज और दौलत सिंह दो एक ऐसे कार्यकर्ता थे टीजीएफआई के, जो गाइड्स के इंटरेस्ट के ऊपर बात करते थे, डायनेमिज्म से अपनी बात को रखते थे और उनकी बात को मिनिस्ट्री में सुना जाता था। मैं आपको एक कटु सत्य बता रहा हूं जो मैंने खुद देखा हुआ है। मैं भी था, लेकिन मैं नेशनल बॉडी में कभी रिप्रेजेंट नहीं किया। मैं वहां पर एज आगरा एसोसिएशन की तरफ से प्रतिनिधित्व करता था। उसके बाद जैसे जैसे ये चीजें प्रोग्रेस हुई, फिर कोई और आ गया, कोई साउथ से आ गया, कोई नॉर्थ से आ गया, कोई ईस्ट से आ गया, कोई वेस्ट से आ गया। लेकिन टीजीएफआई बॉडी ऑफ लेट ये हुआ पिछले 10, 12, 15 सालों में, 96 से कितना टाइम हो गया, लगभग ऑलमोस्ट 30 सालों से थोड़ा कम, ये टीजीएफआई की एक बॉडी जो ऑफिस बेरर्स आने लगे, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, वो आईटो की कठपुतली बन के रहेगा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, जो एक अपेक्स बॉडी है ट्रैवल एजेंट की, आप खुद इस बात से अवगत हैं, उनकी कठपुतली बन के रह गए और उन्होंने वही काम किए जो वो अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए। क्योंकि मैं अब इस बात पे ला रहा हूं आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जैसे हमारे लिए गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, उनके लिए भी बनाई हुई हैं। पहले 96 तक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हमारे गाइड फी स्ट्रक्चर को करता था। 96 में एक ट्रेवल एजेंट ने मिनिस्ट्री के ऊपर ये एक दावा किया कोर्ट में कि मिनिस्ट्री को गाइड फी स्ट्रक्चर को बनाने का कोई अधिकार नहीं है। वो मुकदमा मिनिस्ट्री के आला अधिकारियों ने ढंग से पुटअप नहीं किया, तारीखें अटेंड नहीं करी, लिहाजा मिनिस्ट्री हार गई उस ट्रेवल एजेंट के सामने। बाद में उसी टाइम मैंने आपको कहा 1997 में, उसके बाद सेक्रेटरी टूरिज्म ने इंटरवीन करी वो मीटिंग, और हमको और आईएटओ की बॉडीज को, एग्जीक्यूटिव कमेटी को बिठाया कि आप दोनों एक संग काम करते हैं, आप दोनों क्यों ना एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके गाइड फी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें, हमें मीडिएट करना है। उन्होंने मीडिएट भी करा और ये डिसाइड हुआ कि हर 2 साल में एक परसेंटेज, वो परसेंटेज क्या है, कुछ भी हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, लेकिन इन्फ्लेशन के हिसाब से हर 2 साल के बाद ये फी स्ट्रक्चर बढ़ेगा। ये हो गया। एक बहुत अहम बात मैं दावे से कह रहा हूं, जो 90% रीजनल लेवल गाइड्स भी नहीं जानते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, उन्होंने भी, गाइड्स ने खुद अपनी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की जो गाइडलाइन गाइड्स के लिए है, मैं दावे से कह सकता हूं 90% गाइड्स ने कभी उसको पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि जब वो पैक्ट हुआ आईएटओ का, टीजीएफआई का, उसकी लाइन ये साफ कहती है कि टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया
will decide on the structure of the regional level guides in, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, in consultation with IATO। अब मैं आपसे पूछता हूं हो क्या रहा है असलियत में 15 साल से? डिसाइड IATO कर रही है इन कंसल्टेशन विद TGFI। TGFI नहीं कर रहा है, IATO कर रही है इन कंसल्टेशन ऑफ, और वो ये इसलिए कर रही है इन TGFI के पास ऑफिस बेयरर्स जो चमचे हैं ना उनके, जो उनके बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनके गोद में बैठे हुए जो उनके चमचे हैं, ये इस वजह से हो रहा है। उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और अपने 99% गाइड भाइयों की कमर तोड़ दी उन्होंने इन बातों को। क्लॉज 8 साइन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अपनी बात कर ली, क्योंकि उनके तो अपने काम बिल्कुल सेट हैं। 5% मिले या 10% मिले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये बात देखिए कितनी मतलब दर्दनाक है कि TGFI डिसाइड करेगी, डिसाइड IATO कर रही है। इसीलिए 2016 में जब आगरा में कन्वेंशन हुआ और सारी इंडिया की यूनिट्स संजय शर्मा को अपना TGFI का प्रेसिडेंट चुनने के लिए उन्होंने बोला, अपनी पसंद रखी, तो ये जो वर्क था जो TGFI का, जो अब हम 2 हिस्सों में हो गए हैं, मुझे ये कहने में कोई गिला, कोई शिकवा, कोई कुछ नहीं है, सच्चाई है। तो ये एक वो वर्ग जिनको ये दिखा जो IATO के कठपुतलियों की तरह नाच रहा है, वो उस कन्वेंशन को छोड़कर भाग गया। विटनेस हो इस बात के, आप भी खुद उस कन्वेंशन में मौजूद थे, मैं सही कह रहा हूं ना? तो ये सारी यूनिट्स वहां पर थी और ये 3-4 यूनिट, मतलब 17 में से 14 यूनिट मेरे सपोर्ट में खड़ी और 3 यूनिट्स उनको ये साफ नजर आ गया कि हमारी दाल नहीं गलने वाली है। वो भाग गए, भगोड़ा हो गए, दिल्ली चले गए। बैंक अकाउंट को उन्होंने लेके सारे बैंक अकाउंट में TGFI में जो पैसे थे सारे निकाल लिए। बैंक अकाउंट में हमने कंप्लेंट करी, वहां के अशोक विहार पुलिस थाने में हमने FIR करी, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को हमने इन्फॉर्म किया, क्योंकि हमने डेमोक्रेटिकली इलेक्शन किए, और सारे उसके ऑडियो वीडियो क्लिप्स मिनिस्ट्री को भेजे, IATO को भेजे। लेकिन चलिए, मिनिस्ट्री तो इस बात को मान रही थी, मिनिस्ट्री ने हमें थोड़ा बहुत इस चीज का तवज्जो भी दिया, 1-2 साल तक, उसके बाद देना बंद कर दिया। मैं आपको उस प्रश्न पे आ रहा हूं अब। लेकिन क्योंकि ये बात मैं किसी संकोच से नहीं कह रहा हूं, मेरा अपना मानना, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी IATO की जो अपेक्स बॉडी जो है बॉडी है, वो इतनी पावरफुल है, उसने बड़ा इन्फ्लुएंस करा हुआ है मिनिस्ट्री के ऊपर। और ये बात तो होनी थी कि वो जो स्मॉल जो ग्रुप था, जो समूह था, जो यहाँ से कन्वेंशन छोड़ के भाग गया, वो चाहे कोई भी हो, नरेंद्र सिंह राठौर हो या अशोक शारदा हो या जो भी हो, क्योंकि वो IATO के संघ थे, तो IATO ने इन्फ्लुएंस करा के उनको मिनिस्ट्री से दबाव बनाया। बिल्कुल क्लियर खेल है, मैं जानता हूं इस बात को, मुझे ये चीज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अधिकारियों से ही मालूम पड़ा है। लिहाजा 1-1.5-2 साल तक, जब तक तो मिनिस्ट्री ने मुझे बुलाया भी, मीटिंग्स में भी बुलाया, ईमेल्स के जवाब भी आते थे, लेकिन लगभग 2 साल पहले, 3 साल पहले मुझे किसी भी मीटिंग में बुलाना मिनिस्ट्री ने बंद कर दिया। हर जगह से आप IATO, हर जगह से आप सुभाष गोयल जी, हर जगह से आप प्रणोद सरकार जी, मतलब हमारा भी फेट वो डिसाइड कर रहे हैं, हम खुद नहीं डिसाइड कर रहे हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं हमारा फेट कि गाइड्स के संग क्या होना चाहिए, और उसी तरीके से वो नचा रहे हैं। तो लिहाजा 2-3 साल से मिनिस्ट्री ने मेरे पत्रों का जवाब देना बंद कर दिया, मिनिस्ट्री ने मुझे बुलाना बंद कर दिया। अभी भी कई जो चीजें हैं, 2017 से दिल्ली हाई कोर्ट में हमने एक मुकदमा करा हुआ, मैंने करा हुआ है, मैंने एक रिट फाइल करी हुई है मिनिस्ट्री के खिलाफ, वो ASI। फिर मैंने जयपुर में एक रिट फाइल करी हुई है मिनिस्ट्री के खिलाफ, कंटेम्प्ट नोटिस भी सर्व किया है, क्योंकि वो इस चीज का प्रेशर बनाए हुए हमारे पे। लेकिन मुझे जवाब किसी मेल का नहीं आता है मुझसे बात। अब वो मेल में लिखा हुआ है, मैंने उस मेल को पढ़ा जो मुझे आया, उसमें लिखा है RTGA। who's RTGA? RTGA is just one small unit of Delhi Association. RTGA does not represent the National Federation. बुलाना है विपिन भारद्वाज को बुलाओ, दौलत सिंह रजावत को बुलाओ, संजय शर्मा को बुलाओ, तब तो कोई बात बने। हमें वो बुलाते नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम लोग अपने हक के लिए साफ बोलेंगे। और IATO जैसी बॉडी ने इतना इन्फ्लुएंस करा हुआ मिनिस्ट्री को, जब तक IATO का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, हमको नहीं बुलाया, ये हम भी समझ चुके हैं। तो लिहाजा अब हमारे पास कोई टूल ही नहीं बचा, हम अपनी आवाज प्रेस और मीडिया के जरिए उठाने लगे। मिनिस्ट्री नहीं बुलाएगी,
ना दौलत सिंह को बुलाएगी, ना विपिन भारद्वाज को बुलाएगी, ना मुझे बुलाएगी, ना किसी को बुलाएगी। उन्हें मालूम है ये लोग बिल्कुल सत्य बात करते हैं, सच बोलते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। एक गाइड रिवीजन मीटिंग में इथोपियन कल्चर सेंटर में हो रही थी, आज से 4 साल पहले का मैं वाकया बताऊं। सारी एपेक्स जितनी भी आईएटओ की बॉडी है बैठी हुई है, और पूरे इंडिया से करीब 12, 13, 14 गाइड एसोसिएशंस वहां थी। Narendra Singh Rathore was our TGI president at that time. Dr. Ajay Singh was general secretary at that time. I was again representing as AG Agra president. So again, what I'm saying is the gospel truth, absolute truth. So we all are sitting in Ethiopian Cultural Center. The agenda was guide fee revision. Guide fee revision. I think this was 2015, if I'm not wrong. 2015, yes. So out of 3 sessions of meeting, arguments going on for about an hour. No, this is not going to happen. Aito is saying, no, we don't accept this. Okay, we walk out. Again, we come back. We walk out. Again, we come back. So there was one travel agent who said, Sharma ji, when I also intervened, do you think that guides really need wages or a fee? I said, I'm sorry, sir, I'm not able to understand your point. कह रहे गाइड्स लोग तो वैसे ही इतना कमा लेते हैं, ऊपरी इनकम उनकी बहुत है। आप मेरी बात को गौर फरमाइए, मैं क्या कह रहे हैं वो। हाँ, गाइड्स लोग तो वैसे ही बहुत कमा लेते हैं, ऊपरी इनकम है, ये है वो है, आपको फी की और वेजेस की जरूरत ही कहाँ है, आपके तो वैसी लाइफस्टाइल बहुत अच्छे हैं। तो मैंने साहब, एजेंट्स के लाइफस्टाइल कौन से कम है, और जिस ऊपरी इनकम की आप बात कर रहे हो, अगर उसकी बात करें तो अगर आपने मुझसे ये सवाल कर ही दिया, तो गाइड को तो इतना सा मिलता है वो ऊपरी इनकम, आपको इतना मिलता है, आपको इतना मिलता है। आप मुझे मुंह मत खुलवाइए कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोगों ने इन दुकानों से साइन करे हुए हैं, आप मुझे उस वास्तविकता में मत लाओ तो अच्छा ही होगा। तो मैंने कहा ये मेरा राइट है, मुझे वो क्या ऊपरी इनकम मेरी कितनी होती है वो सब गाइडों की नहीं होती है। हार्डली 10% गाइड होंगे जो ऐसे ऊपरी इनकम करते होंगे अपनी, लेकिन 90% नहीं करते हैं। वो ऐसे कई, आगरा, दिल्ली, जयपुर इसको छोड़ दो, साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ में, वो तो वेजेस पे डिपेंडेंट है। बताइए मैं क्या गलत कह रहा हूँ? उनको तो सिवाय अपनी गाइड फी स्ट्रक्चर के ऊपर और कोई इनकम ही नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं आप हमें हाइक नहीं देंगे? मतलब ये तो वो बात हो गई। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है मार्क ट्वेन, व्हेन द रिच रॉब्स द पुअर दे से इट्स बिजनेस, व्हेन द पुअर फाइट्स बैक यू से इट्स वायलेंस। सो व्हाट डू आई अंडरस्टैंड? चुप। तो उन्होंने ये भी देखा, इसका असर क्या हुआ, इसको दूर रखो, इसको आईटो की मीटिंग में मत बुलाया करो। वो कहते हैं, ये जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं प्रणब सरकार साहब और राजीव मेहरा जो अब हैं, वो ये कहते हैं ये आदमी तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, इसको दूर रखो। इसलिए वो मुझे दूर रखते हैं, और जो उनके चमचे हैं हमारे भाई लोग, उनको बुलाते हैं। ये है पीड़ा साहब, सच्चाई ये है। आगे तो दुनिया देखे। तो ये जो 1 लाख रुपए का जो लोन जो गाइड्स के लिए डिसाइड किया गया है, इससे संबंधित रिकमेंडेशन आपसे नहीं मांगी गई थी? हाँ और ना में? कुछ नहीं, मुझसे इससे संबंधित क्या, मुझसे आज तक किसी और संबंध में कोई रिकमेंडेशन नहीं मांगी है। मैं 2 ही ईमेल नजर आते हैं, आरटीजीए एंड कभी कभार एक दूसरी और ईमेल आईडी आती है आनंद कुमार पांडे, उसके पर्सनल ईमेल पे जाती है बस, एज इफ कि ये आरटीजीए, और दोनों ही एक ही ग्रुप है। आप भी जानते हैं आनंद कुमार पांडे भी आरटीजीए, अशोक शारदा वाली ग्रुप, ये वो है। और मतलब जैसे पूरे भारत का नेतृत्व जो है सिर्फ अशोक शारदा और आनंद पांडे कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये जो आईटो का आपने बोला कि आईटो काफी पावरफुल है और आईटो का काफी प्रभाव है टूरिज्म मिनिस्ट्री में, शर्मा जी, तो लेकिन 10 लाख रुपए की लोन और वो भी ट्रेवल एजेंट्स के लिए मिल रहा है, तो ये कौन सा आईटो का प्रभाव है टूरिज्म मिनिस्ट्री पर, जिसकी वजह से टूरिज्म मिनिस्ट्री उनको भी कोई किसी भी तरीके का रिलीफ पैकेज या कोई भी चीज नहीं देने को तैयार है? मैं अपना क्वेश्चन कंक्लूड कर लूं। हमारी कई ट्रेवल एजेंट से भी मेरी बात हुई है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं कि धर्मवीर जी, हम बिल्कुल बैंकरप्सी के कगार पे खड़ी हुई हैं कई ट्रेवल एजेंसी, और इनफैक्ट वो बंद हो जाएंगी।
जब भी टूरिज्म रिवाइव होगा तो हो सकता है कि देयर आर डजन्स ऑफ ट्रैवल एजेंसीज व्हिच विल नॉट एग्जिस्ट। और वो ये कह रहे हैं कि भारत सरकार ने उनको जो फॉरेन एक्सचेंज का जो पैसा आता था, इवन वो पैसा तक उनको नहीं दिया है अभी तक। तो आपका इशारा किस आईटो की तरफ है जिसकी जो अपने ही मेंबर्स के लिए कोई हेल्प नहीं कर सकती? भाई देखिए, आईटो अपने मेंबर्स के लिए हेल्प इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि आईटो अपने अकाउंट से निकाल के पैसा थोड़ा ना देगी। इनमें आपस में बहुत फूट है, इनमें आपस में तालमेल नहीं है। ये ठीक है, एक नेशनल अपेक्स बॉडी है और आईटो का भी खेल वही है। जैसे मैंने आपको टीजीएफआई का बताया, मेरी टिप्पणी शायद थोड़ी तीखी है, लेकिन आईटो में भी एक लॉबी है जो बड़ी पावरफुल और डोमिनेट करती है, वो ही आ जाती है। पहले धर्मवीर, फिर बाद में संजय शर्मा, फिर संजय शर्मा का भाई, फिर धर्मवीर का भतीजा। यही एक लॉबी है जो चल रही है। There is a lot of divide and of views and opinions in the body of ITO also. मैं जानता हूं इस बात को, एक ट्रेवल एजेंट के तौर पे जानता हूं। तो यूनाइट तो ये लोग भी नहीं है। हाँ, लेकिन अब ये है कि इस मामले में इवन आईटो भी थोड़ा इस लोन के मैटर में और कॉम्पेंसेशन के मैटर में तो आईटो भी बहुत डिसअपॉइंटेड है सरकार से। वहां उनकी गुहार को, उनकी उसको सुना नहीं गया है। जो ट्रैवल एजेंट ये कह रहे हैं हम तो बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो गए, हम तो बिल्कुल ये हो गए, हम तो बिल्कुल वो हो गए, संभवतः कुछ जो छोटे टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके संग तो ये है, लेकिन जितने भी बड़े टूर, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका नुकसान नहीं हुआ है, मेरी बात को आप अदरवाइज मत लीजिएगा। नुकसान तो सबका हुआ है, उनका भी बहुत नुकसान हुआ है। और जितना बड़ा हाथी उतना बड़ा नुकसान, जितना बड़ा टूर ऑपरेटर उतना बड़ा नुकसान, जितना बड़ा एम्पोरियम ओनर उतना ही बड़ा नुकसान, क्योंकि ओवरहेड्स भी है। लेकिन कुछ छोटे वर्ग के टूर ऑपरेटर्स और टूर एजेंट्स को जरूर इस बात के वो बैंकरप्सी की कगार में, लेकिन जिस तरह इन बड़े टूर ऑपरेटर्स ने, मैं सबको नहीं कह रहा, जितने भी मेजर प्रिंसिपल एजेंट्स हैं दे आर वेरी गुड पे मास्टर्स, जितने प्रिंसिपल मेजर एजेंट्स हैं। बट मोस्ट ऑफ द लोकल हैंडलिंग एजेंट्स, एक्सकर्शन एजेंट्स, लोकल एजेंट, they are the ones who play the game. They are the ones who keep saying that we have not received payment. When we talk to principal agents, they say we have cleared all the bills, we have paid them money. तो ये छोटे टूर ऑपरेटर्स बैंकक्रप्ट हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल हो जाए, कल ना कल हो रहे हो तो आज हो जाए बैंकक्रप्ट मेरी वजह से। तो मुझे तो अपने गाइड भाइयों बहनों के पैसे चाहिए, वो हो जाए मेरी बला से बैंकक्रप्ट। आई मे साउंड वेरी हार्श, हो जाए, मुझे नहीं, मेरे को कोई हमदर्दी नहीं है उनसे। उन्होंने तो बिल्कुल हमको ऐसे ट्रीट करके रखा है, अभी नहीं, पेंडेमिक में नहीं, पिछले 5-10 सालों से ये चली आ रही है। क्योंकि दे सप्लाई एंड डिमांड की बात है। द वे गाइड कम्युनिटी हैज बीन एक्सप्लॉइटेड बाय दीज ट्रैवल एजेंट्स बिकॉज दे हैव गॉन हैंड इन ग्लव। अब गाइड मतलब आप ये देखिए, मिनिस्ट्री ने अंकुश क्या लगाया हुआ है कि आप किसी क्लाइंट को दुकान लेके नहीं जा सकते, आप एम्पोरियम नहीं। एक तरफ सरकार बात कर रही है हैंडीक्राफ्ट्स के प्रमोशन की, हैंडीक्राफ्ट्स के प्रमोशन की एक तरफ एक पहलू ये है, दूसरी तरफ हम पे ये तलवार लटकी हुई है कि आप दुकान नहीं लेके जा सकते, नहीं तो आपके लाइसेंस को ये कर दिया जाएगा, लाइसेंस को वो कर दिया। सत्य बात है, ट्रैवल एजेंट कह रहा है कि अगर तुम दुकान नहीं ले जा पाए तुम अच्छे गाइड ही नहीं हो, तुम तो बेगू बेकार के गाइड हो। वो देखो कितना बढ़िया गाइड है, 3 दुकानें दिखा दी उसने। ये आंकड़ा है उनका अच्छे गाइड की डेफिनेशन, जो परिभाषा वो है जो 2 दुकान दिखा दे, जो कमाई करा के दे दे, वो अच्छा गाइड है। संजय शर्मा अच्छा गाइड नहीं है, भले वो कितना नॉलेजेबल हो। डॉक्टर मुकुल पांडे अच्छे गाइड नहीं है। इन जैसे लोगों को आगरा में काम नहीं मिलता है, तभी तो हमने अपना काम खुद जनरेट करने के लिए एजेंट बना। मैं अपना खुद काम जनरेट करता हूँ क्योंकि मुझे मालूम था मेरी इन आदतों को ट्रैवल एजेंट पसंद नहीं करते हैं। तो आज का दौर ये है, मिनिस्ट्री ने ये भी तलवार लटका रखी है कि आप कोई दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकते। 6 महीने का टूरिस्ट सीजन है, अक्टूबर से मार्च का, और एक ये अंकुश लगा देना आपको दूसरा जॉब बिजनेस, ये वो अलग बात है कि 10-5 करते हैं, वो बात अलग है, करते हैं, मैं भी करता हूं। लेकिन ये अंकुश लगा देना क्या ये उचित है? 6 महीने का टूरिस्ट सीजन, और उसमें भी ये, और मिनिस्ट्री के पास ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, उनके पास ऐसी कोई नीति और प्रावधान नहीं है कि वो हमको जॉब की गारंटी दे सकें।
असाइनमेंट्स की गारंटी दे दें, कोई रोटेशन सिस्टम या रोस्टर सिस्टम आ जाए ताकि ट्रैवल एजेंट्स हमको काम इक्वली कम से कम डिवाइड तो हो। वही 10, 12, 15, 20% की एक कॉकस है, एक टीम है, सेटिंग का खेल है, बाकी 70% गाइड्स बैठे हुए हैं, घर पे बैठे हुए हैं क्वालिफाइड। ये एक वो समूह है, मुझे इस बात को कहने में फख्र महसूस होता है अपने रीजनल लेवल गाइड्स के लिए। आई टेक प्राइड इन सेइंग दिस। ट्रैवल एजेंट्स की कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होती है, एक हाई स्कूल पास भी ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर बन सकता है। गाइड बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इज अ ग्रेजुएट, यू नो दैट। आई एम स्पीकिंग दिस लाउड एंड क्लियर। अगर इंटेलेक्ट के लेवल पे आ जाओ ना, आप 10 ट्रैवल एजेंट्स को बिठा दो, और मैं कह रहा हूं दावे से, मैं 10 गाइड पूरे इंडिया से चुन के बिठा देता हूं, और गिव अ सब्जेक्ट, आप डिबेट करा लीजिए। अगर वो हमसे जीत जाएं, हमारे गाइड्स वो नॉट ओनली पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी स्कॉलर्स, नेचुरलिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, ये किस फील्ड के मास्टर नहीं है? ये क्या मुकाबला करेंगे इस लॉबी का एजुकेशन लेवल पे? लेकिन हम पे रूल कर रहे हैं साहब, रूल हम पे वही कर रहे हैं, आईटो रूल कर रही है, ट्रैवल एजेंट रूल कर रही है। 8वीं पास जो है, 8वीं फेल, वो ट्रैवल एजेंट बना हुआ है आगरा में। ऐसे ऐसे लोग ट्रैवल एजेंट बने हुए हैं, जो पहले लपके थे वो ट्रैवल एजेंट बने हुए हैं, जो पहले हॉकरी करते थे ताजमहल में वो ट्रैवल एजेंट बने हुए हैं। क्या बोलेंगे आप? शर्मा जी, सिस्टम ही पूरा कर। शर्मा जी, कितने मेंबर्स आपके यहाँ आगरा गाइड एसोसिएशन में कितने मेंबर्स हैं, और आपके साथ जो टीजीएफआई जिसके आप प्रेसिडेंट हैं, टोटल कितने गाइड्स आपके साथ हैं? ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ, वो मैं इसलिए हाँ पूछ हाँ, रहा हूँ पूछिए। कि पिछले 1.5 वर्ष के अंदर किसी भी तरीके का एक पिन ड्रॉप साइलेंस है टूरिज्म के दरमियान बीच में। देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि अगर आपका जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो हमेशा है आपके पास, आप किसी चीज से खुश नहीं हैं, आप अपनी किसी भी मांग की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट है। लेकिन आपके पास ऐसी कितने मेंबर्स हैं आपके पास, कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं जिनका इस्तेमाल करके इतनी एंगर होने के बावजूद भी, जबकि आप जानते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि गाइड्स का हाल बहुत बुरा है। मेरी कई लोगों से बात हुई है पिछले कुछ दिनों में, और पिछले 6 महीने तो शुरुआती लॉकडाउन के 6 महीने या 1 साल तो सबका अच्छा कटा, लेकिन अब धीरे धीरे परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि शायद इसकी कहें तो एक कैंसर कह सकते हैं कि भाई ऐसी लाइलाज बीमारी हो चली है कि बहुत सारे गाइड को पता नहीं क्या होगा और इसकी क्या कॉस्ट वो पे करेंगे। तो एक नेशनल लेवल पर या आप अपने लोकल आगरा के लेवल पर कभी भी कोई भी प्रोटेस्ट या फिर डेमोन्स्ट्रेशन गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर पाते? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस बात का उत्तर इस तरीके से देना चाहूंगा कि मेरी अपनी सोच ये कहती है कि पहले आप बात करें, दोबारा बात करें, दोबारा कोशिश कर लें, और वर्स कम्स टू वर्स, अगर ऐसी कोई नौबत आती है तब मैं इस बात के ऊपर आने में विश्वास करता हूं कि आप एक एक सत्याग्रह, एक शांति आंदोलन करें। अगर आपको, क्योंकि जब तक अगर बात ऐसे सुन के नहीं मानी जा रही है तो आपके पास अकेला एक विकल्प ये रहता है, जैसे कि अब मीडिया और प्रेस, पहली बार ऐसा हुआ है कि मीडिया और प्रेस ने भी हमको इस चीज में हमारी आवाज को सुना है और आगे लाए हैं। तो ऐसा कई बार हुआ, और हमने एक युद्ध स्तर पे तो नहीं, लेकिन 2-3 बार ऐसे मौके आए कि हमने एक आंदोलन छेड़ा, ट्रैवल एजेंट्स के भी खिलाफ, दुकानदारों के भी खिलाफ, और भी कुछ लोगों के खिलाफ, इस बात को लेके। और उसका हल भी निकला, शीघ्र उसका हल भी निकला। लेकिन हाँ, मैं आपकी इस बात को बिल्कुल मानता हूँ, और मैं आजकल, मेरी अभी राजीव तिवारी जी से भी बात हुई है 2-1 दिन पहले, और मैंने एक प्रस्ताव रखा है अपनी तरफ से। ये प्रस्ताव, जैसे कि अब आगरा में लगभग 480 रीजनल लेवल गाइड्स हैं, ठीक है। पूरे देश में मैंने बताया लगभग 3,500 के आसपास में 17 एसोसिएशंस हैं, जिनमें से कि 14 एसोसिएशन एफिलिएट यूनिट मेरे सपोर्ट में है। दूसरा एक ग्रुप है, उनके पास भी इनिशियली 3 से 4 यूनिट्स थी जो सपोर्ट उनको कर रही थी, लेकिन खिलाड़ी बहुत जबरदस्त हैं वो।
वो खिलाड़ी बहुत जबरदस्त है कि उन्होंने जहां भी देखा कि हमारे पास यूनिट सपोर्ट में नहीं है, ये बिल्कुल कागजों पे है, ये बात कागजों पे, आगरा में नहीं है तो आगरा में एक दूसरी एसोसिएशन बना दो, चाहे वो 10 की हो, कलकत्ता में नहीं है तो वहां बना दो, ताकि हम भी अपने जो आंकड़े और नंबर हैं वो संजय शर्मा के बराबर कर दें। ठीक है, कर दो भाई, कोई बात नहीं। लेकिन क्या कुछ ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो कॉमन इंटरेस्ट की बात हो, जहां पर सारे लोग एक होकर बात कर ले? तो मैंने ये प्रस्ताव एक रखा है, जैसे आगरा में भी अब 2 भाग हो गए हैं, यूपीटी स्टेट लेवल गाइड्स की भी 2 एसोसिएशन है, आरएलजी गाइड्स की भी 2 एसोसिएशन है, होटल एंड रेस्टोरेंट्स की भी 2 एसोसिएशन है, और भी विभिन्न भाग है, ट्रेवल एजेंट्स भी, एक कोई पता नहीं, एक तवा है तो एक आटा है तो एक टूरिज्म गिल्ड है, एक आगरा टूर। भाई चलिए, आप अपने अपनी एसोसिएशन बनाते जाइए, कोई अच्छी बात है, लेकिन इस मौके पे, इस इतनी बड़ी आपदा में, क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आप अपने आपसी विवाद को छोड़कर एक मुद्दा बना के अपनी वॉइस, इसलिए तो हमको पिछड़ हम जो रहे वो इसलिए भी पिछड़ रहे हैं क्योंकि हमें आपस में विवाद बहुत, मतभेद भी है और मनभेद भी है, दोनों ही बातें हैं, मतभेद के संग मनभेद भी है, इसलिए हम लोग एक संग नहीं आ पाते हैं। और मैंने इसलिए ये आवाज अभी 2 दिन पहले राजीव तिवारी जी के समक्ष उठाई है, मैंने तब चलो इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, कम से कम कोई 1-2 मुद्दे पे सरकार के खिलाफ अपना एक एक डेमोन्स्ट्रेशन करें, चाहे हमें प्लेकार्ड्स लेके खड़ा होना पड़े। वो आइटो का मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको कुछ देर पहले, शिल्पग्राम पार्किंग पे मेरे पे फोटोज हैं आज भी, मैं इतना बड़ा प्लेकार्ड लेके खड़ा हो गया था, सारे टूरिस्ट आ रहे थे, आयटो को लेके नाम करा था मैंने, नाम लिख के खड़ा हो गया था, मेरे संग 15-20 लोग थे। नो असाइनमेंट्स मींस नो फूड, नो फूड मींस वी आर स्टार्विंग, पे अस आवर बिल्स, पे आवर मनी। तो इस तरीके का ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, आप कानून को हाथ में ना लें, डू नॉट टेक लॉ इन योर हैंड्स, बट बी प्रिपेयर्ड टू रेज योर वॉइस इन अ प्रॉपर वे। वॉइस को रेज करना कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, हाँ उसके एक लिमिटेशंस हैं, आप एक अच्छी तरह, तो ये आंदोलन इस तरीके का होना, पीसफुल एजिटेशन इज अ मस्ट, इज द नीड ऑफ द टाइम, एंड आई थिंक वेरी सून वी विल डू दिस। कम से कम आगरा लेवल पे तो मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा। कुछ देर देर नहीं हो गई, कुछ आपको ऐसा लगता है? देर हो गई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपकी इस बात को बिल्कुल स्वीकारता हूँ कि इसमें देर हो गई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर। हाँ, ये उत्तर प्रदेश के मामले में आप कह सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनावी साल है। अगर आप यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन कर पाने में अगर आप सफल रहते हैं, और अगर आपका एक प्रदर्शन अगर 1 हफ्ते भी चलता है, और क्योंकि ताजमहल एक दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा जाता है और सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है भारत का, अगर उसके आसपास आप ऐसा कोई डेमोन्स्ट्रेशन करने में कामयाब होते हैं शर्मा जी, तो एक मीडिया हाईलाइट तो करेगी ही, प्लस चुनावी वर्ष है, तो संभव है कि कुछ ट्रैवल एजेंट्स, गाइड्स, इन सभी के लिए कुछ न कुछ फायदेमंद ये हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, देखिए इस समय तो डेमोन्स्ट्रेशन करना, या मैं डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं ये कह दूं, अपने हक की आवाज को उठाना, लेट मी पुट इट दिस वे, अपनी आवाज उठाना अपने हक के लिए, जनहित के लिए, पर्यटन के हित में हम अपनी आवाज को उठाएं। और क्योंकि पहले तो ये डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए होते तो थे, लेकिन सीजन के टाइम में हो रहे हैं, अब लोगों को ये भी चिंता लगी, मेरा असाइनमेंट है, मेरा क्लाइंट है, मेरा अराइवल है, मेरा ट्रांसफर है, मेरा जे है, तो हुई उसमें ताकत आ ही नहीं पाती थी। अब तो सब बैठे हैं खाली, अब तो सब निठल्ले बैठे खाली बैठे, भाई अब आ जाओ, अब तो आपके पास मौका है। तो मुझे आश्चर्य की बात देखिए शर्मा जी यही लगती है कि आज भी अगर गाइड या आप ट्रैवल फ्रेटर्निटी, अगर इस समय भी आप एकजुट नहीं हो सकते, जबकि आप बिल्कुल उस स्थिति में हैं जहां से शायद 50-60% तो शायद कभी ट्रेड में एग्जिस्ट भी नहीं कर पाए, और शायद वो कभी वापस भी नहीं आ पाए। अगर आप तब भी एकजुट नहीं हो सकते, अपने मतभेदों को साइड नहीं रख सकते, और चूंकि ये बिल्कुल आपने सही फरमाया, तो बिल्कुल आपने सही फरमाया, मैं आपकी इस बात की प्रशंसा करता हूं कि आपने जो सोच लेके चले, और मैं आपको देखता रहता हूं जिस तरीके से, मतलब मैं आज से नहीं, मैं अगर मैं पिछले कई सालों से देखूं तो कभी भी नेशनल फ्रंट पे अभी कहीं पे भी किसी गाइड के संग हिंदुस्तान के किसी कोने में कुछ हो गया तो आपका नेटवर्क इतना जबरदस्त था, सबसे पहले धर्मवीर का मैसेज आता था, फलाना फलाना, देयर इज अ लिटिल एक्सीडेंट ऑन द रोड, देयर इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड टू अ गाइड, देयर इज ही फेल डाउन फ्रॉम द स्टेप, धर्मवीर।
फतेहपुर सीकरी, धर्मवीर, तो याद आता। तो आई अप्रिशिएट दैट मूव, बट आपने बहुत अच्छी, अगर इस समय भी इतनी बड़ी आपदा में हम लोग अपने उस सेल्फिश एटीट्यूड को छोड़कर अगर कम से कम एक दो मुद्दों पे ही एक हो जाए, सारे मुद्दों पे ना हो सके, कोई दो एक मुद्दों को हो जाए। शर्मा जी, काफी दिलचस्प और काफी लंबी बातचीत आपसे हुई है। अब थोड़ा जल्दी में हम 2-3 प्रश्न और हैं मेरे पास आपसे। आपकी बताइए। मेन एक्सपेक्टेशन भारत सरकार से क्या है एज अ टूरिस्ट गाइड और एज अ टीजीएफआई प्रेसिडेंट, कि भारत सरकार को आपके लिए क्या ऐसा देना चाहिए जिससे कि आपको लगता है कि एक रेस्पेक्टफुल एक हेल्प गाइड्स की हो गई है? इस पे मेरे सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, 3, बहुत लंबा चौड़ा मेरी डिमांड्स नहीं है, हम कोई 100-50 चीजें नहीं मांग रहे हैं। सबसे अहम बात तो ये है कि मौजूदा स्थिति को देख के सरकार को तत्काल प्रभाव से या तो कॉम्पनसेशन, एक एक डिसेंट अमाउंट। कॉम्पनसेशन का मतलब ये नहीं है कि वो किसी कथा वाचने वाले पंडित की तरह उन्होंने मुझे 1,000 रुपए एक दे दिए। कॉम्पनसेशन का मतलब ये है, और कम से कम अगर मैं ये गुहार, ये प्रार्थना करूंगा कि कम से कम कॉम्पनसेशन उनको दिया जाए जो गाइड फैमिलीज स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनको तो जरूर मिले। और अगर सरकार के पास ये फैसिलिटी है कि वो दूसरों को दे देते हैं कॉम्पनसेशन के तौर में, जो मिनिमम 2 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन होना चाहिए। यदि वो लोन की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, मिनिमम 5 lakhs ऑफ लोन with 0% interest for the first 2 to maybe 3 years। ये दूसरी है। अब दूसरा बात, हाँ ये तो पहले ही था। दूसरा मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि गाइड्स को एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए, चाहे वो नया कोर्स करें या कुछ भी करें, फुटफॉल के हिसाब से क्या वो ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स के ऊपर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि वो टाउट्स को और इनको ना यूज करके एक रोस्टर सिस्टम में, या जो भी ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा रीजनल लेवल गाइड्स हों, उनको ये काम करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिले। एंड with the provision that all the amount of their work done fee to be paid on a quarterly basis। साल भी नहीं, बाई एनुअल भी नहीं, एटलीस्ट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस पेमेंट शुड बी डन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा, अगर वो ये कर सकते हैं, जो कि वो कर सकते हैं, मैं अगर भी क्यों बोलूं, उनकी ताकत में, उनके पावर्स में ये आता है, तो जो हमारा सबसे पहले जो हमारा रुका हुआ पैसा है टूर एजेंट्स एंड ट्रैवल एजेंट्स के पास, हमारा वो पैसा दिलवा दें। हमारा वो पैसा अगर सरकार मदद कर दे तो इससे बहुत बड़ी मदद हो जाएगी, तो इसमें शायद लोगों को लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक बात इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि मैं आपको ये भी एक बिल्कुल सत्य, बड़ी सही बात बता रहा हूँ, जो मैंने खुद अपने कल कई गाइड भाइयों के पास जाके, घर जाके, और जो स्थिति मैंने उनकी देखी है, जो आर्थिक संकट से वो जूझ रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ आपको कि अगर आप भी चलें तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। उनके पास खाना जुटाने के लिए पैसे नहीं, उनकी ये स्थिति है। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास फीस भरने के पैसे नहीं है, उनके वो कर्ज में डूबे हुए हैं। और ये तक नौबत कहीं ऐसा ना हो भविष्य में आ जाए कि कुछ लोग आत्मदाह या आत्महत्या करने के ऊपर मजबूर हो जाए। ये स्थिति भी आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान ना हाँ, अब करे आप। कि ऐसा कभी किसी के साथ हो। शर्मा जी, मैं चलते ये पूछूंगा, कोई उम्मीद बची है क्या भारत सरकार से या राज्य सरकार से? नहीं सर, उम्मीद तो अभी भी है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और मैं उम्मीद कभी नहीं छोड़ता हूँ। अपनी आवाज उठाता रहूंगा और उम्मीद पे भी कायम हूँ। उम्मीद तो है मुझे, लेकिन हाँ ये है कि शायद बार बार उस बात को उठाया जा रहा था कि किसी तरह उनके कान तक ये बात तो पहुंचे। और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, हमारे माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री जो श्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, उनकी तरफ तो मेरा हाथ जोड़ के ये विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि इस वास्तविकता को जानें, तो कम से कम हम जैसे ऐसे व्यक्तियों को भी उस मीटिंग में, उनको जो मिनिस्ट्री के आला अफसर भर देते हैं वो उन्हीं को बुला देते हैं। देखिए वो एक पर्यटन मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार है उनके ऊपर और बहुत जिम्मेदारियां। अब उनको ये वास्तविकता नहीं मालूम है, लेकिन ये मैं आवाज उनके लिए उठा रहा हूँ आपके माध्यम से, जो आपने इतनी बड़ा बेड़ा उठाया है, कि वो एक बार मुझे
विपिन भारद्वाज को, दौलत सिंह रजावत को, ऐसे पाइनियर्स जो हैं इंडस्ट्री के, जो गाइड पाइनियर्स कम्युनिटी, गाइड कम्युनिटी के पाइनियर्स हैं, उनको बुलाएं तो सही, एक बार उनसे 1-to-1 मीटिंग तो करें, सुने तो सही हमारी मतलब परेशानियां क्या हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत अच्छा और बड़ा ही दिलचस्प आपके साथ डिस्कशन रहा है हमारा, और आपने भी दिल खोलकर अपनी बातें रखी हैं। कई बातें ऐसी हैं जो शायद कंट्रोवर्शियल हों, विवादास्पद हों, लेकिन अब चूंकि विवादास्पद बातें होती हैं तो चर्चाएं चलती हैं, काफी पेन है आपके दिल में भी, और वो आपने अपना पेन हमारे इस पूरे इंटरव्यू के माध्यम से उकेरा है। दोस्तों, ये थे हमारे साथ संजय शर्मा जी, पीजीएफआई प्रेसिडेंट हैं, आगरा गाइड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, 30 साल से ज्यादा समय से ये टूरिज्म से जुड़े हुए हैं और काफी मुखर होकर सभी पर्यटन संस्थाओं में और सरकार के समक्ष गाइड्स के मुद्दे उठाते हैं। उम्मीद है आपको ये पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। टूरिज्म से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी अगर भारत में कहीं होती है तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर जरूर मिलेगी। नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो तुरंत जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके, और वीडियो पसंद आने पर अपने साथी और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतना बेशकीमती समय हमारे साथ स्पेंड किया है। उम्मीद है जल्द ही भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी टूरिस्ट गाइड्स और जो टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स हैं उनके इस पेन को महसूस करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मजीत आपका, और इतना बढ़िया इनिशिएटिव, और जैसे आप हमेशा बड़े एक्टिव रहे हैं, और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं आपको कि आप इसी तरह आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें और टूरिज्म सेक्टर के अलग अलग ग्रुप्स की आवाज को उठाते रहें।